hello and welcome. Today we have with us a very inspiring ranker. Priya comes from Fulwari Sharif. Priya was surrounded in a society where even educating women was considered as an investment not worth doing. But her father, her mother, her brother stood beside her like a rock, and she was shifted to Patna to pursue education. And believe you me, they did gave her the best education possible. डॉन बॉस्को, सेंट माइकल्स, बीआईटी मिश्रा, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी प्रिया आपको पढ़ाने में, और उनके सैक्रिफाइसेस का की कोई वैल्यू नहीं है, हम उनका सैक्रिफाइस की कोई कीमत नहीं लगा सकते. थैंक यू सो मच प्रिया फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड जॉइनिंग अस एट सिविल डेली. प्रिया इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी हमारे साथ और एक मास्टर क्लास करेंगी जिसपे वो बताएंगी कि हाउ टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स. तो प्रिया, आपके लाइफ में 4-5 मेजर सिटीज रही हैं: फुलवारी शरीफ, पटना, मिश्रा, बैंगलोर एंड दिल्ली. तो आप फुलवारी शरीफ से पटना तक की जो स्टोरी है कि जब आप एजुकेशन परस्यू करने के लिए गांव से एक शहर शिफ्ट हुए, वो क्या कहानी थी? हाय साकेत, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. और वो जो स्टोरी है कि 4 साल की जब मैं थी, तो दैट्स द टाइम जब पेरेंट्स आपके डिसाइड करते हैं कि यस, नाउ शी हैज़ टू गेट द एजुकेशन एंड ऑल. और क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा भाई बहुत छोटा था, वो 1 साल का था, तो मम्मी मेरे साथ पटना शिफ्ट हो नहीं सकती थी. तो 2 साल के लिए आई वॉज इन हॉस्टल. मतलब LKG UKG सब इतनी छोटे से उम्र में आई वॉज पुट इन अ हॉस्टल, क्योंकि हाँ ठीक है अकेले रह लो पर पढ़ना ज़रूरी है. मतलब वो शुरू से ही ऐसा था. उसके बाद फिर 2 साल बाद सब लोग शिफ्ट हो गए पटना, घर रेंट करा. उसके बाद स्कूल में एडमिशन कराया कि किस स्कूल में जाना है. कुछ स्कूल के फॉर्म भरे गए, ये स्कूल में जाना है. तो उस समय मुझे एक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला था जहाँ मेरे पापा का बहुत ज़्यादा मन था, नॉटर डेम, क्योंकि काइंड ऑफ थोड़ा एलीट स्कूल होता है, तो वहाँ सब सारे देखते हैं आपके पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड है, ये सब कुछ. तो पापा काफ़ी सैड हुए थे कि उनको बहुत मन था वहाँ पढ़ाने का. बट देन लेटर आई वाज लकी. आपके फादर फार्मिंग बैकग्राउंड से थे, तो उसकी वजह से नोटर डेम वालों को लगा कि ये ठीक स्कूल नहीं है. नहीं, ये ठीक बैकग्राउंड नहीं है टू हैव अ चाइल्ड लाइक दैट इन देयर स्कूल. बट आई वाज लकी इनफ, क्योंकि मेरे को लगता है कि डॉन बॉस्को वाज अ बेटर स्कूल फॉर मी, क्योंकि वो कोएड था. एंड वो मेरे पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए वो ज़्यादा मेरे को सही लगा. प्लस ICSE था, तो शुरू से इतना वास्ट सिलेबस होता है, इतना कुछ पढ़ना होता है एक साथ सब्जेक्ट्स, तो वो भी एक मेजर पुश था आपको आगे के लिए कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो. तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. और जब आप एक तो आप बिहार में, जब बिहार एक ऐसा स्टेट है विच वेयर एवरीबडी इज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आप अगर वहाँ 12-13 साल के बच्चे से पूछोगे ना कि क्या बनना है, तो वो ऑटोमेटिकली कहेगा हमें तो आईएएस बनना है, हमें तो आईपीएस बनना है. तो ऑफ कोर्स वो एनवायरनमेंट तो बिहार में होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि आपके अराउंड भी बहुत लोग एस्पायर कर रहे होंगे यूपीएससी को देना. बट आपको क्यों, आप क्या उसी माहौल की वजह से इन्फ्लुएंस थी या कुछ एक्स फैक्टर था, आपको लगता था कि नहीं, यूपीएससी जो एग्जाम है, जो सर्विसेज है, उसके लिए मैं शायद बेस्ट फिट हूँ? बहुत सारे रीजंस होते हैं. आई थिंक कोई भी एज अ चाइल्ड मैंने डिसाइड करा था जब मैं 9th या 10th में थी, तो सोचा था कि IAS करना है. कोई भी पूछता था तो मैं यही बोलती थी IAS बनना है, IAS बनना है. और आई डोंट थिंक उसके अलावा कोई आंसर भी होता था. बट उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा रीज़न अलग था, क्योंकि पापा को देखते थे इतना स्ट्रगल कर रहे, तो मेरे को बस ये लगता था कि ये बनेंगे तो हाँ पापा का नाम बहुत रोशन होगा, तो ये करना है. एज अ चाइल्ड यही पता था. बट फिर जब बड़े हुए तो खुद का समझ में आया कि हाँ खुद भी यही करना है. सिर्फ पापा के लिए नहीं करना, खुद के लिए भी यही करना है. यही सेटिस्फैक्शन है. तो आप डॉन बॉस्को में जब थे और सेंट माइकल्स में तब थे, तभी आपके अंदर यूपीएससी का एक एस्पिरेशन जग गया था. हाँ. उसके बाद आपकी स्टोरी शुरू होती है पटना टू मिश्रा. जब आप बीआईटी जाती हैं, वहां पर क्या माहौल था जब आप इंजीनियरिंग करने गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने गई? तो ऑफ कोर्स एक तो अभी स्टार्टिंग में 19 18 19 की एज में यू विल नॉट थिंक ऑफ यूपीएससी, अभी तो आप
आउट ऑफ अपने स्टेशन निकली हैं और एक नए टाउन में हैं, अकेले हैं, हॉस्टल लाइफ है, तो वो स्टार्टिंग के डेज कैसे थे आपके न्यू कॉलेज में? इनफैक्ट हम ये बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करी थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम में यही सोच करके किया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऑप्शनल होती है यूपीएससी में, जो लिया जा सकता है। हाँ। तो जब वो करना है आगे, तो क्यों ना एक ऐसा सब्जेक्ट लिया जाए जो 4 साल पढ़े तो वो आसान हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में इंजीनियरिंग करने जा रहे तो भी ये कॉन्शियसनेस है कि आगे वो करना है। तो इंजीनियरिंग की भी चॉइस यूपीएससी से काफ़ी अफेक्टेड थी, बट इनफैक्ट वहाँ के एचओडी ने ही मेरे को बोला कि यार इलेक्ट्रिकल मत लेना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब उन्होंने खुद मेरे को बोला कि मत लेना इलेक्ट्रिकल। मतलब साथ आपको पता था यूपीएससी में ग्रेजुएशन कंपलसरी है और ग्रेजुएशन आपने उस सब्जेक्ट में की जिसको आप अपना ऑप्शनल बनाना चाहते थे। हाँ। आपने ये और नहीं देखा कि कंप्यूटर साइंस में ज्यादा स्कोप है और कंप्यूटर साइंस में ज्यादा पैसे मिलते हैं। आपको पता था यूपीएससी देना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले ली। हाँ, ये था मेरा कि यूपीएससी देना, और बीआईटी मेश्रा अच्छा कॉलेज है, तो वो सेकंड राउंड में ही लॉक कर दिया था बीआईटी मेश्रा को मैंने काउंसलिंग में। और फिर देखा कि हाँ, कोर जो ब्रांचेस है, जैसे सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, तो वो मेरे को मिले, उसको प्रायोरिटाइज किया अपने पूरे काउंसलिंग राउंड्स में। फिर मिला। इनफैक्ट वहाँ भी ऐसे दिमाग में रहता था कि यूपीएससी करना है, बट दिमाग में ये भी था कि प्लेसमेंट भी चाहिए, क्योंकि सब एक प्लान बनाते हैं ना हम लोग की। मेरा प्लान था कि 2 साल जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर उस पैसे से अपना एजुकेशन फंड करेंगे यूपीएससी वाला। तो सारा वो प्लानिंग था। तो फिर कॉलेज में पढ़ना भी था, क्योंकि ग्रेड्स अच्छे चाहिए, तब तो पैसे मिलेंगे बाद में प्लेसमेंट पे। तो वो राइट। सारी चीज़ दिमाग में था। तो फिर उस समय कुछ पढ़ाई नहीं की। लास्ट सेमेस्टर बस मेरे को याद है कि लक्ष्मीकांत पढ़ा था, क्योंकि लगा कि अब तो शुरू करना चाहिए। तो लास्ट सेमेस्टर में आपने लक्ष्मीकांत स्टार्ट किया। लक्ष्मीकांत स्टार्ट किया था पढ़ना। अच्छा, ये कैसे पता चला कि लक्ष्मीकांत ही स्टार्ट करना चाहिए? ये आइडिया कहाँ से मिला आपको? वहाँ पे गाइड करने वाला कौन था? मेरा एक दोस्त था खड़गपुर में, तो वो हम्म। प्रिपेयर कर रहा था, वो वहीं पे पढ़ रहा था, 4th या 5th ईयर में था वो भी, और वो पढ़ रहा था। तो उससे बात की कि क्या पढ़ना होता है, तो पहले तो वो मेरे को चेक करना चाहते इसको मतलब ऐसे ही बोल रही यूपीएससी करना है, या होता है कि सीरियसनेस है। पहले मेरे को बहुत डराया कि देखो बहुत अनसर्टेन है ये वो। हम बोले यही करना है, बताओ क्या पढ़ना है। हम्म। तो फिर वो बताया कि लक्ष्मीकांत से शुरू करो, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ऐसा नहीं होगा कि छोड़ दोगी बीच में पढ़ना। हम्म। तो लास्ट सेमेस्टर में लक्ष्मीकांत पढ़ा था, उसके बाद तो बस उतना ही। अपार्ट फ्रॉम द फ्रेंड दैट यू हैड इन आईआईटी खड़गपुर, आपके पास क्या कोई और बैचमेट्स भी थे जो यूपीएससी के लिए एंथुसियास्टिक थे, या सब कैट का या फिर अब्रॉड जाने का प्लान करते थे वहां पे? कॉलेज में कोई नहीं था, मतलब कोई भी कॉलेज नहीं। में कोई ऐसा पार्टनर होता तो शायद और पहले भी स्टार्ट कर पाते प्रिपरेशन। और जो इयर्स होते हैं जो आपके वेस्ट हो जाते इधर इस पूरी जर्नी में, वो नहीं होते। आप कॉलेज में काफ़ी टाइम होता है, बहुत टाइम तो मस्ती में निकल जाता है, टाइम होता है। तो अगर कोई पार्टनर होता तो पढ़ पाते, बट वहाँ पे हम्म। गेट करना है, कैट करना है, फिर बाहर जाना है, यही सब रहता था। और बहुत टाइम मेरे को ही बोलते थे ये भी दे दो, ये भी दो। बोले नहीं, मेरे को नहीं देना है, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। सारा कुछ ट्राई करेंगे तो। इस टाइम आपके पेरेंट्स, आपके फादर स्पेशली, वो वो कितना सपोर्टिव थे यूपीएससी को लेके? क्या वो कह रहे थे कि नहीं पहले जॉब कर लो, नहीं, या तो वो फंड करने को यूपीएससी पे तैयार थे आपके? उनका क्या रिएक्शन था? वो जब हम घर आए थे 3rd ईयर के बाद, जो गर्मी की छुट्टी थी, तो हम पूरा प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरी एक ड्रीम कंपनी थी टाटा स्टील, जो इलेक्ट्रिकल की होती है, उसमें मेरा इंटर्नशिप नहीं हुआ था। तो मैंने कोडिंग में पहले भी करती थी, पर फिर से स्टार्ट करा, और उसी का पूरा पढ़ रही थी एकदम मेहनत करके कि प्लेसमेंट चाहिए। पापा बोले कि जितना मेहनत इसमें कर रही हो, उतना यूपीएससी के लिए पढ़ लोगी तो मतलब भी बनता है, बाद में वही पढ़ना है, तो तुम क्यों इतना इसमें दिमाग लगा के अपना भी दिमाग खराब कर रही हो। मत बैठो प्लेसमेंट के लिए, और अभी से प्रिपेयर करो यूपीएससी के लिए, और उसके बाद हम चलेंगे तुम्हारे साथ दिल्ली, और वहाँ पे रह के हम खाना बनाएंगे, तुम पढ़ना। बोले कि अच्छा ठीक है, बट मेरे को लगता है कि प्लेसमेंट ले लेना चाहिए। तो वो मेरा डिसीजन था कम्प्लीटली कि टू टेक एन ऑफर। हम्म। पापा फार्मर है। पापा ने कहा कि छोड़ो, अभी भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, आपको अल्टीमेटली यूपीएससी पढ़ना है, मैं भी चलने को तैयार हूँ, मतलब मैं भी दिल्ली आऊंगा, खाना बनाऊंगा, तुम सिर्फ पढ़ना। हाँ, इतना सपोर्ट। पापा था। मतलब मेरे पापा इनफैक्ट बहुत सपोर्टिव, ऐसे नहीं कि सिर्फ यूपीएससी के लिए। अगर आज को हम बोलेंगे कि ये छोड़ के मेरे को कुछ और भी करना है, वो इतने ही सपोर्टिव होंगे। मतलब पढ़ाई को लेकर वो ओवरली सपोर्टिव, बोले कि इंसान को कभी पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब
ये उनको एक्सपीरियंस कैसे पता चला कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस उन्हें कैसे रियलाइज हुई इतनी ज्यादा? आपको क्या लगता है कौन सा पॉइंट ऐसे उनकी लाइफ का था जब उन्हें लगा कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा? मेरे को लगता है वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब एमए किए हैं, वो मास्टर्स किए, तो उनको भी पता है एजुकेशन में। घर में मेरे दादाजी भी बहुत पढ़े लिखे, इनफैक्ट मेरी दादी भी बहुत पढ़ी लिखी है, तो मेरे घर में सारे ही एजुकेटेड है, तो उनको पता है कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, नॉट जस्ट टू हैव अ जॉब बट ऑल्सो आपका मेंटल होराइजन थोड़ा वाइड होता है। एंड स्पेशली मेरे पापा का मानना है कि लड़कियों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो पता नहीं किस घर जाएंगी, उनके पार्टनर्स कैसे होंगे, तो शी शुड बी एबल टू सपोर्ट हर सेल्फ हम्म। फाइनेंशियली। हम्म। तो तो लेकिन यहाँ पे डिसीजन आपका था प्लेसमेंट लेने का। तो आपने कहा कि नहीं मैं प्लेसमेंट लूंगी बिकॉज यू वांटेड टू फंड योर ओन एजुकेशन। आप चाहती थी कि मैं अपने पैसों से यूपीएससी करूं, मैंने पापा से बहुत ले लिया है, अब मुझे करके दिखाना है, ये आपका माइंडसेट रहा होगा आई गेस। बट ये हमेशा से, जैसे कॉलेज में भी मेरे को स्कॉलरशिप मिलता था, क्योंकि मेरा सीजीपीए हमेशा 8+ होता था, तो मेरे को स्कॉलरशिप मिलता था वहाँ पे, एक जीपी बिरला स्कॉलरशिप है। बट आज तक उस स्कॉलरशिप का 1 रुपया भी हम अपने फ़ी को पे करने में यूज़ नहीं किए, क्योंकि पापा का कहना था कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पे करेंगे, जो भी आ रहा है वो तुम अपना रखो, तुमको जो खर्च करना है, जो काम है वो करो। मतलब उसमें से भी आई थिंक हम, मेरे पास स्कॉलरशिप होते हुए भी हम उससे पे नहीं किए अपना एजुकेशन का। तो हम्म। पापा का वो हमेशा से थी कि ये मेरा काम है, तुम अपना काम पे ध्यान दो। हम्म। फिर आप पहुंच गए ओरेकल बैंगलोर, हाँ। है ना? वहां पर क्या था? मतलब 8 महीने कॉर्पोरेट लाइफ, एक प्रॉपर एमएनसी, जो ऑफिस में होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स, सैलरी वगैरह वगैरह वगैरह, यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं। पर से पहुंच भी गए बैंगलोर डाउन द साउथ, जहाँ पे इतने एस्पिरेंट्स भी नहीं है, सारे नहीं, आईटी वाले ही दिमाग के हैं कि आगे एमबीए करेंगे, गेट करेंगे। वहां क्या था, वो कैसा था, उसके बारे में बताइए। एज अ लाइफ जो था वो बैंगलोर का, वो काफ़ी ठीक था, मतलब काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आप खुद की सैलरी आ रही है, सारी फ्रीडम है, सब कुछ है। इवन वहाँ जो कलीग्स दोस्त थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। और जब ये डिसाइड किए थे कि यूपीएससी के लिए छोड़ना है, तो आई थिंक मेरे जो दोस्त लोग वहाँ पे थे वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो इतना, मतलब अभी स्टार्ट ही किया प्रिपरेशन, और वो कि वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम इतना बड़ा डिसीजन ली हो, तो काफ़ी सपोर्टिव थे उस पॉइंट ऑफ टाइम में। बट और जब ज्वाइन किया था तो लगा था कि हाँ 2 साल करेंगे, बट वो 2 महीने बाद मेरे को रियलाइज हो गया था कि 2 साल नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं आता था। वो 2 महीने में क्लियर था कि नहीं हो पाएगा, अब खुद को मना रहे थे कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। कौन सा इंसिडेंट था पर्टिकुलरली ऐसा व्हेन यू रियलाइज दैट इट इज नॉट सेटिस्फाइंग मी एंड माय टारगेट इज समथिंग एल्स, माय डेस्टिनी इज समथिंग एल्स? व्हाट वाज दैट मोमेंट वहां पर? अपना तो एक था कि टाइम नहीं दे पा रहे प्रिपरेशन को, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर ऑफिस आ रहे हैं, जाने के बाद इतना सर दर्द हो रहा है कि फिर पढ़ नहीं पा रहे। तो एक था कि 100% तो किसी को नहीं दे पा रहे, और दूसरा ये था कि कॉरपोरेट में बहुत बार ये चीज़ होता है कि आपसे कम अनस्किल्ड लोग और आपसे कम जानने वाले लोग आपसे ऊपर होते हैं इन पोजीशन, लाइक एचआर वाले ऊपर होते हैं, टेक्निकल वाले उनसे उनको ऑर्डर दे रहे होते हैं, एंड उनको समझ में नहीं आता वो क्या ऑर्डर दे रहे हैं। तो एक दिन तो मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था जब उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप क्या बोल रहे हो। तो वो भी एक पॉइंट था जब डिसाइड किया कि नहीं, एटलीस्ट वो करना है जिसमें आपके दिमाग की भी कोई कदर हो, और आपकी एग्जिस्टेंस की भी कदर होनी चाहिए उस जगह पे। तो वो भी एक पॉइंट था कि ये वाला काम तो नहीं हो पाएगा जहाँ पे। ये कर रहे हैं जो कोडिंग कर रहे हैं दिन भर बैठ के, ये ये प्रोडक्टिव नहीं, नहीं है आपके हिसाब से? हाँ। मतलब आप किसी और चीज के लिए बनी हुई है। हाँ, 10 साल बाद ये नहीं कर पाएंगे, और 10 साल बाद इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो छोड़ना है तो अभी ही छोड़ना है, ताकि 10 साल बाद वो कर सके जो करना चाहते हैं। हम स्टक ना होए इस वजह से। अच्छा, आपने मुझे एक चीज और बताया था कि आप जब अपने कॉलेज डेज में थे तो आप बहुत डाउन ट्रॉडन लोगों से बातें करते थे, आप नॉर्मल लोगों से बात भी नहीं करते थे, आप उन लोगों से इंटरेक्ट करते थे सोसाइटी में लोएस्ट डिनोमिनेटर पर है। तो हाँ, ये इसके बारे में जरा और बताइए। क्योंकि ऐसे मेरे को लगता है, क्योंकि हम थोड़ा इंट्रोवर्ट थोड़ा एक्सट्रोवर्ट, तो बहुत बार ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों को कि
इससे नहीं बात हो पाएगी, या इस टाइप का एक वाइब मेरा हमेशा फर्स्ट वो में रहता है। तो मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते थे, मेरे बहुत लिमिटेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते थे, और एज अ पर्सन भी बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने का मेरे को आदत नहीं है। तो जो भैया होते थे वहाँ, गार्ड भैया, तो वो वहाँ पे रात में ठंड में लकड़ी वकड़ी जला के अपने सेकते हुए बैठते थे। ठंड मेरे को भी लग रही होती तो मैं भी वहीं बैठ जाती थी, और फिर उनसे बात करते कि हाँ आपके कितने बच्चे हैं, तो पढ़ने जाते हैं, रात भर आप यहाँ रहते हैं, तो आपको मिस करते होंगे, और ये नॉर्मल बातें। या मेस में जो मासी लोग काम करती थी उनसे भी ऐसी ही बातें। तो ऐसा नहीं है कि उनको मैंने कुछ दिया, बस थोड़ा टाइम दिया, उसके बदले आई थिंक मेरे को बहुत ज्यादा मिला उन लोग से। मेरा जब भी तबीयत खराब होता था, वही मासी लोग ऐसी होती थी कि खाना तक मेरे रूम में आ रहा है, सब कुछ सारा केयर वो लोग करते थे। तो ऐसा नहीं है, दे गिव बैक टू यू एज वेल। आपको लगता नहीं है कि इनसे कुछ मिलेगा, बट वो ज्यादा ही प्यार मिल जाता है जितना बाकी लोग से नहीं मिलता। राइट। आपको पैकेज भी मिल रहा था, यू वर गेटिंग अ गुड पैकेज, तो वो एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है यार, पैसा आ रहा है अब तो, है ना, अब और पैसा आ जाएगा, ये तो स्टार्ट ही है, इसका तो पता नहीं कितने गुने आ जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में। और गवर्नमेंट जॉब अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो ऑफ कोर्स कोई मैच नहीं है प्राइवेट सेक्टर से। तो कभी ये कॉम्प्लेसेंसी हिट नहीं की कि यार तो बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं एज अ फ्रेशर ही, आगे तो बहुत फ्यूचर है, राइट? नहीं, बस ये नहीं लगता था कि व्हाट इफ यूपीएससी नहीं हुआ तो वापस यही आना पड़ेगा। मतलब वहां आने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था। वही वो डर, बहुत बड़ा डर था कि वापस वहां नहीं आना पड़े। और पैसे का जहाँ तक था, शुरू में हमें एज अ टीनेजर लगता है कि जब बड़े होंगे तो पैसे कमाएंगे तो ये करेंगे, बट उतना होता नहीं है। पैसे एक्चुअली बच जाते थे, क्योंकि दिमाग में यूपीएससी रहता था। सुबह 4 बजे से यूपीएससी के लिए उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आके भी सोच रहे थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले। तो लग रहा था कि पैसे तो आ रहे हैं, बट पढ़ाई नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। तो हम्म। एक्चुअली रेजिग्नेशन देने के बाद भी डर लगा था। वो 1 मंथ का नोटिस पीरियड में भी डर लगा था कि यार रेजिग्नेशन तो दे दिया, पता नहीं आगे क्या होगा, रोटी नहीं बेलना पड़े आगे जाके। तो वो सब डर रहता है, बट तो वहां पर भी कोई गाइड कर रहा था? जैसे कॉलेज में तो भैया ने कह दिया लक्ष्मीकांत उठा लो, हाँ अब ये तो बड़ा स्टेप था, इससे बड़ा स्टेप था। कॉलेज में तो फिर भी एक सेफ जोन था कि प्लेसमेंट भी है, चलो। बट हाँ। यहाँ तो आप सीधा रेजिग्नेशन टाइप कर रहे हो, आगे बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। तो वहां कोई था गाइड करने वाला कि ये भी सेल्फ अवेयरनेस ही थी सारी? जॉब छोड़ने का डिसीजन तो बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस ही था कि छोड़ना है। बट हाँ, उसके आगे एक सीनियर थे, रैंक 19, अभिजीत सिन्हा, 2017 बैच। तो उनका काफ़ी गाइडेंस था, ऑप्शनल क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या पढ़ना है। तो वो थोड़ा उनसे मेरे को गाइडेंस मिल जाता था। तो एक लगता था कि इनको तो जानते हैं, अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो इनसे पूछ लेंगे कॉल करके। तो वो एक हमेशा रहता था कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने ही बताया कि अब दिल्ली जाना पड़ेगा आपको, कि दिल्ली जाने का भी डिसीजन आपका था? नहीं, वो दिल्ली नहीं गए थे, वो घर से ही उन्होंने पढ़ाई की थी। थोड़ा हम्म। बहुत टेस्ट वेस्ट लिखने के लिए वो दिल्ली आए थे। बट मेरा था कि दिल्ली आना है, क्योंकि किसी को बताया ही नहीं था घर आसपास में कि जॉब छोड़ा है। तो दिस रेजिग्नेशन वुड हैव मेड योर फादर वेरी हैप्पी, नो? क्योंकि वो तो शुरू से ही कह रहे थे कि बेटा हाँ इंटर्नशिप से ही तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, हाँ। दे रहा है दुरुस्त है। तो मम्मी उनको मम्मी भी खुश थी? मम्मी खुश। मम्मी नहीं जानती है कि हम बहुत टेंशन लेते हैं। अगर कोई चीज करना है तो अब उसके पीछे एकदम पागलों की तरह लगे रहेंगे। मम्मी मम्मी को लगता है तो शांति से भी रहो, आराम से। हम्म। कॉलेज में ले रही थी प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट हो गया तो अब छोड़ के यूपीएससी का टेंशन लेना है, इसमें टेंशन ही लेना है पूरा टाइम। तो हम्म। मम्मी को लगता था, बट वंस शी रियलाइज कि इसका इधर मन नहीं लग रहा है, तो फिर वो बोली कि ठीक है, जो तुम्हारा मन है हम लोग है। आपने सिर्फ कितने लोगों को बताया था कि मैं दिल्ली जा रही हूँ? कितने ही लोगों को बताया? मम्मी पापा भाई और हाँ। दोस्तों को पता था, एक दो कजिन्स को पता था, मतलब बस। फिंगर टिप्स पे हैं, उतने उतने लोगों को पता था, उतने लोगों भारत। को पता था। हाँ। और दिल्ली भी कैसे, मतलब अचानक ट्रेन पकड़ के आ गए, सीधा फ्लाइट पकड़ के, जो भी ट्रेन अचानक आ गए, मतलब कोई डिसाइड नहीं था कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ प्लान था दिल्ली में कितना टाइम स्पेंड दिल्ली करना है? में जैसे आना था, उसके 1 मंथ पहले दोस्तों को बोला था कि कुछ रहने का देखना। तो उन्होंने कुछ कुछ जगह सेलेक्ट करके रखा था, तो उसमें से मुखर्जी नगर ये सब भी जगह था। वहां ले गए, बोले यहाँ नहीं रहूंगी। बहुत लोग रहते हैं इधर, सारे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा कंपटीशन के बीच में एक्चुअली मेरे को
compete नहीं करने आता है when जब मेरे को लगता है जब लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो कोऑपरेट करना बेटर होता है दैन टू compete, बट एक्चुअली competing हो जाता है एनवायरनमेंट, तो मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता उतना आपस में ही compete कर रहे हैं कि कोई नोट्स नहीं दिखा रहा है या कोई वो नहीं कर रहा, तो मेरे को लगता है ठीक है हम अपना अलग पढ़ाई करेंगे जहाँ पे इतने लोग नहीं हो और पता तो है कि पढ़ना क्या है, तो खुद से ही स्टार्ट करेंगे। कोचिंग लेना नहीं था तो उतना नजदीक रहने का भी जरूरत नहीं था। यही बात प्रिया आप जो कह रहे हो ना कि पता था क्या करना है, ये पता ही नहीं होता लोगों को क्या करना है। ये सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आई अपार्ट फ्रॉम योर मेंटोर्स, 1 or 2 मेंटोर्स दैट यू नेम्ड? ये कहाँ से इतनी सेल्फ अवेयरनेस थी? शुरू से ही कोरा वोरा पढ़ते थे क्या? क्या करते थे आप इतने सेल्फ पता अवेयर नहीं होने? लगता, शुरू में सबको लगता है कि मेरे को पता है कि क्या करना है, बट आपको भी पता है और बहुत लोगों को पता है कि वो जब करने जाते हैं तो एक्चुअली वो जो पता था वो सही नहीं होता है। बहुत बार वो इन दी प्रोसेस वो पता है गलत है ये प्रूव होता है और फिर आप कुछ और करते हो, तो वो होता है। बट हाँ, वो शुरू से था कि हम मेरे को जो पता है वो सही पता है, बट इवेंचुअली विद टाइम लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत कर रहे हैं, न्यूज़पेपर का नोट्स ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, रूटीन में ये भी होना चाहिए। लेटर रियलाइज होता है कि रूम में सिर्फ बैठना नहीं है, थोड़ा बाहर घूम के एक्सरसाइज भी करना है, नहीं तो तबीयत खराब होगा। तो सब प्रोसेस ग्रेजुअली आया, सब ग्रेजुअली समझ आया। ग्रेजुअली समझ में आता है। हाँ, तो आप ओआरएन नहीं गए, आप मुखर्जी नगर नहीं गए, फिर नहीं, दिल्ली में कहाँ गए? रजौरी गार्डन में आपने लिया। कभी यूनिक जगह चुन ली। सारे लोग बोलते हैं कि लोग दूर जाते हैं पर कुछ ज्यादा ही दूर जाके रहती है। तो आप ओआरएन मतलब गाइडेंस लेने तो आते ही थे ऑफ कोर्स, जो हाँ भी गाइड आप आपने प्रॉपर कोचिंग नहीं ली बट आपने गाइडेंस तो ली ही ऑफ हाँ कोर्स। तो गाइडेंस लेके। गाइडेंस लेने आप आते थे हाँ ओआरएन। टेस्ट लिखी है ओआरएन में आके, हम्म। तो वो तो करते थे, बट वो काफी वीकली या मंथ में 3-4 दिन वाला अफेयर होता था, तो उतना ठीक है। तो अब आप 2019 में हैं और प्रिया रानी अब रजौरी गार्डन में रह रही हैं और वो हाँ 2020 का अटेम्प्ट टारगेट कर रही है। थैंक्स टू कोविड वो अक्टूबर में शिफ्ट भी हो गया है। हाँ। तो अब स्टार्ट कैसे किया? अब लक्ष्मीकांत तो आप पढ़ के आए थे, सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ी थी, इससे पहले और तो कुछ नहीं पढ़ा था? न्यूज़पेपर में पढ़ती थी, ऑफिस टाइम में भी न्यूज़पेपर या थोड़ा बहुत ऑप्शनल स्टार्ट करा था, बट नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ पढ़ाई तो कर रही थी। अच्छा, मतलब सही। रजौरी आते आते आपको पता था आपको ऑप्शन क्या लेना है? हाँ और योर ऑप्शनल आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल डिसाइडेड था उस टाइम? डिसाइड कर दिया था कि इकोनॉमिक्स ही लेना है। हाँ, इस पे आएंगे कि आपने इकोनॉमिक्स क्यों लिया ऑफ कोर्स। और हाँ ठीक है, तो आप अब आ गए हो रजौरी और अब आपने शुरू कर दी अपनी प्रिपरेशन। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, पर न्यूज़पेपर में तो जो बिगनर होते हैं, जो न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, वो तो उनको पता ही नहीं चलता यूके से रिलेवेंट क्या है। अगेन इतनी सेल्फ अवेयरनेस कैसे आई भाई कि आपको नहीं, पता ये मेरे था? को नहीं पता था। जब शुरू का मैं न्यूज़पेपर का जो नोट्स था हाँ उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना यूज नहीं हुआ वो मेरा जो हाँ। नोट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में न्यूज़पेपर का नोट्स एक्चुअली यूज ही नहीं हुआ, वो वेस्ट चला गया पूरा। मतलब 1 साल जितना न्यूज़पेपर पढ़ा जो नोट्स बनाया वो वेस्ट था, मतलब क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नोट्स बना हुआ नहीं था, तो इतना सेल्फ अवेयरनेस नहीं था। हाँ टॉपिक्स पता था कि क्या पढ़ना है, वो जो सिलेबस के टर्म्स है, इतना बार टॉपर्स बोलते हैं कि जो सिलेबस में वही पढ़ना है, सिलेबस में वही पढ़ना है, तो वो तो उनकी बात सुन के इतना समझ में आ जाता है कि पढ़ना क्या है। बट जो नोट्स बनाए थे वो बहुत ही वाहियात बनाए थे और उसका फर्स्ट मेंस में बिल्कुल यूज नहीं हुआ, मतलब वेस्ट, सारे वेस्ट चले गए एफर्ट्स न्यूज़पेपर के वो फर्स्ट अटेम्प्ट। इररेलेवेंट नोट्स थे क्योंकि वो यूपीएससी टॉपिक्स के नहीं थे, बाकी और टॉपिक्स के थे। हाँ, ठीक और है। उसको रिवाइज भी नहीं करा कभी। तो लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तो क्रैक कर लिया था। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स दे गेट स्टक इनटू प्रीलिम्स ओनली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपने प्रीलिम्स ट्रैप में तो आप नहीं फंसे दोनों अटेम्प्ट में, आपने प्रीलिम्स दोनों बार सक्सेसफुली ऑब्वियसली क्वालिफाई किया। तो आपने कैसे इंटीग्रेट किया प्रीलिम्स मेंस को? आपको मतलब कैसे स्टार्ट किया आपने? एक्चुअली इंटीग्रेट उतना ज़्यादा हुआ नहीं मेरा। शुरू में जब 2019 में आए तो शुरू के 3-4-5 मंथ्स जो थे वो ऑप्शनल करने में लग गए, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था बट हो गया, क्योंकि एकदम लिटरली बेसिक से इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा था पढ़ना। वो डिमांड सप्लाई कर्व बनाया, उसके इंटरसेक्शन को मार्क करा, तो लिटरली यहाँ से स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स को पढ़ना। आहूजा का वो इतना मोटा बुक आता है, उसको लेकर 20 दिन तक उसके नोट्स बनाए पूरे, तो 5 महीना तो ऑप्शनल करने में लगा।
ऑप्शनल हो गया, उसके बाद जीए स्टार्ट करा, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं सोसाइटी ये सब, उसके नोट्स बनाए टॉपिक वाइज जो सिलेबस के होते हैं, और उसके बाद टेस्ट लिखना शुरू किया था दोनों का। तो अप्रैल से सितंबर अक्टूबर तक आप ऑप्शनल पढ़ रहे थे हाँ और ऑप्शनल के नोट्स बना रहे थे, ऑप्शनल के ही टेस्ट कर रहे थे। इस टाइम हाँ। आपने प्रीलिम्स और मेंस का कुछ नहीं देखा ऑप्शनल के अलावा? ये इसका थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बीच में, स्पेक्ट्रम या थोड़ा बहुत जो होता है बुक्स, बट मेजर कुछ नहीं, मेजर ऑप्शनली पढ़ा था उस वक्त। बिकॉज नवंबर 19 में तो मैं नहीं पता था मार्च 20 में कोविड आने वाला है, तो यू वर प्रिपेयर्ड फॉर जून 2020 ओनली, हाँ हाँ है ना? और इसके बाद आप गियर बहुत जल्दी चेंज कर लेते, आप वापस प्रीलिम्स पे आ जाते, हाँ और अब बाकी के जीएस 1 2 3 4 आप आफ्टर प्रीलिम्स करते, यही ना? हाँ। जीएस का किया था, जैसे जो एक्स्ट्रा पार्ट होते सिलेबस के वो थोड़ा बहुत पढ़ा था, जैसे सोसाइटी हो गया, बाकी पता था कि बहुत कुछ प्रीलिम से भी बुक्स कवर हो जाएंगे जब वो पढ़ेंगे तो उसके अलावा जो पार्ट होते हैं ना, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब, इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनली था तो उसमें ज्यादा टॉपिक्स थे नहीं एक्स्ट्रा जीएस 3 में कवर करने के लिए। उसके अलावा जो डिजास्टर हो गए, सब छोटे मोटे टॉपिक्स 2 महीना में इसके सिर्फ नोट्स बनाए थे, उसको पढ़े नहीं थे कभी, तो बस इतना था। knowingly unknowingly you did integrate your preparation, हाँ है ना? चाहे आप उसको मानो या ना मानो, बट आपने इंटीग्रेट कर दिया उसको, बिकॉज हाँ आपको पता था कि ये प्रीलिम्स की जो किताबें हैं कुछ हाँ स्पेक्ट्रम वगैरह, ये काम आएंगी मेरे हाँ मेंस में भी, तो आप पढ़ रहे थे। अच्छा, हाँ। फिर आप ऑफ कोर्स जब पता चला कि ये कोविड आ गया अचानक, तो वो सबके तो लिए ऑफ कोर्स। पता चला जनवरी में, हैड स्विच टू प्रीलिम्स, क्योंकि मेरे आसपास जितने लोग थे उनका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा था। तो करेक्ट। प्रीलिम्स बहुत बड़ा फियर फैक्टर था मेरे लिए, मेरे को यही लगता था कि मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा और हम कभी नहीं क्लियर कर पाएंगे एग्जाम, तो बहुत ज्यादा डर था प्रीलिम्स को लेकर, बहुत ज्यादा। तो जनवरी से प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे कौन थोड़ा। डरा रहा था आपको, ये डरा कौन रहा था? मेरे आसपास जो लोग थे उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता था, मेरे जो दोस्त लोग थे, तो वो मेरे अंदर एक डर था, और वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स थे, सारे आईआईटी से थे, और उनका नहीं क्लियर हो रहा था, तो मेरे को लगता था कि हम किस खेत के मूली है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो तो जनवरी से वो हाँ, प्रीलिम्स का स्टार्ट कर दिया था। क्या इसमें सी सैट भी एक फियर था कि यू वर कॉन्फिडेंट अबाउट सी सैट बिकॉज ऑफ योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट सीसैट, एंड दैट शुड नॉट बी, क्योंकि पहला प्रीलिम्स का जो जीएस का स्कोर था वो मेरा 120 आ रहा था, जो वो होते हैं, और जब सीसैट का मार्क्स कोचिंग एंड ऑल से मिला रहे थे तो वो 70 कुछ आ रहा था, और मेरी अगर 2 क्वेश्चन गलत हुए तो गए। और ये जो टेंशन था, पूरा 1 महीना रोए धोए, कुछ पढ़ाई नहीं की, मेरे को लगा मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है, सब सही हो गया और ये खराब हो गया, ऐसा कैसे हो गया। और उसका भी एक रीजन था, क्योंकि प्रीलिम्स का जो पेपर दिया था, पहला पेपर जो था, उसको देने के बाद लगा कि ये क्या दिए, 2 घंटे में कुछ समझ ही नहीं आया। और ये हम सबको बोलना चाहते कि किसी को नहीं पता होता है प्रीलिम्स का पेपर देने के बाद कि उनका हो रहा है, मतलब ये पता नहीं कौन लोग बोलते कि दे के मेरे को कॉन्फिडेंट लगा कि हम क्लियर कर दे। 3 बार दिए, 2 बार, दूसरे बार जब मैं हुआ था, इस बार भी दिए, मेरे को किसी बार नहीं लगा कि मेरा पेपर क्लियर। आने के बाद जब मिला रहे देखे, अच्छा 120 आ रहे, अच्छा ऐसे कैसे, तो वैसे ही होता है, कुछ तुक्के सही हो जाते हैं, कुछ नहीं सही हो जाते हैं, जिनका नहीं क्लियर हो रहा है वो ऐसा कुछ बेवकूफ़ी भी नहीं कर रहे, वो उनका ही हम बोलेंगे कि इधर उधर थोड़ा हो रहा है। तो प्रीलिम्स पे हम आते हैं, ऑफ कोर्स इस पे भी बताते हैं, आप अपना ऑफ कोर्स बताना कि कैसे इसको टैकल करना है। आपने बताया सीसैट में यू स्कोर्ड 70, व्हिच इज ऑफ कोर्स ऑन अ बॉर्डर लाइन, यू वर ऑन द बॉर्डर लाइन, और आपको लगा कि बस इधर उधर हो जाएगा। तो सीसैट अब इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? आप ऑफ कोर्स आपने तो क्लियर किया है दोनों टाइम, बट फिर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, द फैक्ट दैट आईआईटीएन समटाइम्स डोंट क्लियर सीसैट, तो ये क्या हो, गड़बड़ क्या हो रही है सीसैट के साथ? आपका क्या एनालिसिस है? टीसैट का मैंने अब निकाल लिया है तरीका कैसे उसको करना है, पहली बार के बाद ही निकाल लेते कि जो जो टॉपिक्स आता है, एक तो जो यूपीएससी में आता है कि क्यूब्स डाइस ये सब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके कुछ अगर सिंपल फॉर्मूलाज है, कुछ तरीका है, तो वो देख लो कि ये कैसे बनता है, और एक अपना आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते ही हम उससे दूर भागते हैं, उसको हम क्रॉस करते हैं, इसको हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। तो अपना अगर हम आइडेंटिफाई कर ले पेपर से 50 क्वेश्चंस जो मेरे को बनाना है, तो वो हो जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने ही नहीं है, इजी क्वेश्चंस ही बनाने हैं। तो पहला अटेम्प्ट में ये भी था कि सारे क्वेश्चंस बना रहे, बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर रहे, ये थोड़ी करना है, पेपर क्लियर करना है।
तो अब मेरा राइट। इस बार भी सारे लोग बोल रहे थे कि सीसैट डिफिकल्ट था, बट मेरे को डिफिकल्ट नहीं लगा था क्योंकि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते ही क्रॉस कर देते थे कि ये बनाना ही नहीं है। तो वो चूज स्मार्ट। रहता है उसमें से कि कौन सा बनाए कौन सा बनाए। कोई ईगो क्लैश नहीं है कि ये नहीं बनाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। मतलब हम तो इंजीनियर हैं, हमसे कैसे नहीं होगा है। ये ईगो वहां पे क्या नहीं बनेगा, नहीं आता है, हो गया खत्म। सही। तो तो प्रीलिम्स को लेके कोई टेस्ट सीरीज, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका क्या मतलब इस पे ओपिनियन है कि आपने फर्स्ट टाइम जब प्रीलिम्स दे रहे थे, मैं अभी 2019 की बात कर रहा हूँ, जनवरी 2020 में जब लग रहा था जून में है, तो उस टाइम आप प्रीलिम्स को लेके क्या स्ट्रैटेजी बना रहे 20 जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उस समय तो थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, मतलब उतना भी नहीं पढ़ना होता है। इस थे? PT 365 आता है विजन का, वो पूरा A to Z 8-9 बार पढ़ गए। इतना टाइम भी दे दिया भगवान ने कि पूरा एक्सटेंड करा दिया एग्जाम। 8-9 बार PT 365 पढ़ रहे हैं, सारा कुछ इतना पढ़ रहे हैं, इतना नहीं पढ़ना होता। और उसमें मतलब कोई भी अगर करंट अफेयर है उसको भी सेलेक्टिवली पढ़ना होता है। लिटरली कौन सा क्या पढ़ रहे थे मेरे को अभी याद भी आता है, तो लगता है वो बेवकूफ़ी था। मतलब कुछ भी पढ़ाई करते तो कौन सा वेंटिलेटर इन्वेंट हुआ ये सब भी होता था उस करंट अफेयर मैगजीन में। तो कभी नहीं पूछती है यूपीएससी, बट वो सब भी पढ़ के गए थे। तो करंट अफेयर्स का एक यही है कि आप ईयरली जो पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर से, वो एक अवेयरनेस होना चाहिए। वो पता चल जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला। दूसरा कि जो मैगजीन्स पढ़ रहे किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो वो सेलेक्टिवली पढ़ना है कि अब ऐसा नहीं एक रिपोर्ट आया है उस पर 4 पेज आया है वो चारों पेज पढ़े जा रहे। तो वो एक अवेयरनेस होना चाहिए कि प्रीलिम्स में पूछता है रिपोर्ट किसने निकाला, बस उससे आगे उसका कुछ नहीं है। तो उतना ही पढ़ना है, उतना ही उस पर फोकस करना है। फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो हम बहुत अच्छे से किए थे, मतलब 15 साल का तो पक्का, किसी किसी सब्जेक्ट का 25 साल का भी। तो वो मेरे को लगता है हर साल मेरे को 5-6 सवाल तो ऐसे ही देख के अच्छा तुम पिछले साल के हो ऐसे टिक वो लग जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहा है। हर साल के प्रीलिम्स में मेरे को लगा है कि ये तो पिछले साल का क्वेश्चन है। तो तो उसमें जैसे कोई क्वेश्चन आया है, मान लो नेशनल पार्क का कोई क्वेश्चन आया है, तो जो आंसर है वो तो पता होना चाहिए। उसके अलावा जो नेशनल पार्क है उसके बारे में भी पढ़ लेना कि वो कहाँ लोकेटेड है, कौन से जानवर मिलते हैं, या उसके बारे में कुछ यूनिक है अगर, तो वो सब एक नोट्स में मेरा प्रिपेयर्ड है इन्वायरमेंट के लिए। साइंस एंड टेक में कि जो भी टेक्नोलॉजी आया है उस पर एक यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि क्या है, अगर AR आ रहा है, वर्चुअल रियलिटी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो है क्या चीज़, वो समझ लेते ताकि दोबारा आए तो वो गलत नहीं हो। तो उसका भी एक वन नोट पे बना हुआ है प्रीवियस ईयर के सारे जो भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के मेरे नोट्स बने हुए हैं जो उसमें था कि और पढ़ लेना चाहिए। जैसे आर्ट एंड कल्चर में जैनिज्म बुद्धिज्म से बहुत सवाल आता है, तो उसको और डीपली जाके 2-3 आगे जाके उसको पढ़ा हुआ है और उसका नोट्स बनाया हुआ है, जिससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, आते ही आते हैं। जो उनके सेक्स होते हैं जैनिज्म बुद्धिज्म के, तो वो पढ़ के जाना है। तो वो प्रीवियस ईयर देख के ही पता चलेगा। कितना भी जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ लो, बट जो यूपीएससी पूछ रहा है वो नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पे तुक्का ही मारना है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, वो गलत भी हो सकता है, कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है प्रीलिम्स का प्रीवियस क्वेश्चंस। I asked this from a lot of rankers also कि what do when they compare previous year question versus test series, तो इसका क्या कंपैरिजन है कि टेस्ट सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू? किसी की भी टेस्ट सीरीज हो सकती है वो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे को तो यही लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि उसमें वो पता भी चलता है कि एलिमिनेट करना कैसे है। लोग बोलते हैं एलिमिनेशन फेल हो जाता है, बट फेल होगा तो सबका फेल होगा, ये बात भी दिमाग में रखना है। जो मेजोरिटी कर रहे वो करो, माइनॉरिटी बनने से कोई फायदा नहीं है। तो एलिमिनेशन टेक्निक कहाँ वर्क कर रही है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है, क्योंकि जो कोचिंग वाले उसमें कभी एलिमिनेशन वर्क नहीं करता है। 70 नंबर आते हैं टेस्ट में। तो उससे पता नहीं चलता कि प्रिपरेशन कहाँ पहुंची है। उससे दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्या 70 ही नंबर आ रहे हैं। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कब करने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? वंस आफ्टर रीडिंग द स्टैंडर्ड बुक्स? क्या तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अप्रोच तो करने का? लेने के बाद ही वो देखना चाहिए। एक बार बुक पढ़ लिया उसके बाद दोबारा पढ़ने से पहले कि प्रीवियस ईयर में आ क्या रहे, इम्पोर्टेंट क्या है,
जैसे स्पेक्ट्रम में पूरा बुक पढ़ रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, बट वो पीछे के जो चैप्टर्स है देखेंगे कि वो सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में आता है, तो तभी पता चले जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद आपका प्रीलिम्स जब क्लियर हो गया, ऑफ कोर्स आप तो एक महीना अब रोए सीसैट के चक्कर में, बट व्हेन यू न्यू कि आप उस लिस्ट में हो, तब वो मेंस के लिए क्या किया, और मतलब कितने प्रिपेयर्ड थे, कितने अंडर प्रिपेयर्ड थे? मेंस के लिए अंडर प्रिपेयर्ड थे, बट ऐसा लगा नहीं कि अंडर प्रिपेयर्ड है उस पॉइंट ऑफ टाइम में। ऐसा लगता नहीं, जब तक आप फेल नहीं होते तब तक नहीं पता चलता कि अंडर प्रिपेयर्ड थे। तो मेरे को लगा कि एक महीना तो वेस्ट हुआ है, उस बात का रिग्रेट था, बट जैसे ही रिजल्ट आया तो अपना पेन वेन लेके कि अब क्या करना है, वो पूरा इंथुजियाज्म था अंदर से। तो सारा देखा कि क्या क्या करना है और लगा कि हाँ हो जाएगा सब कुछ मैनेज। बट ऑप्शनल को लेकर मेरा एकदम कॉन्फिडेंस जीरो था। मतलब मेरे को ले तो लिया था इकोनॉमिक्स, बट वो कॉन्फिडेंस मेरा उस सब्जेक्ट में आ ही नहीं पाता था वो। और एग्जाम से एक वीक पहले वो जब ऑप्शनल वाली प्रिपरेशन करनी थी तब बैठ के रोए कि सब तो ठीक ठाक चला गया है बट ऑप्शनली ले डूबेगा मेरे को। वहीं आ रहा हूँ कि ऑप्शनल ऑप्शनल ऐसा क्यों सिलेक्ट किया आपने इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स आपका, मेजोरिटी ऑफ देम हु टेक इकोनॉमिक्स दे आर दो स्टूडेंट्स हु हैव एन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, वरना कोई इकोनॉमिक्स को नहीं छूता है चाहे वो कहीं से भी आया हो। और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते थे, बट आपके एचओडी ने मना कर दिया। तो व्हाई नॉट सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो इतना भी ट्रेंड में है, और पीएसआईआर, चलो हिस्ट्री तो नहीं कहूंगा, वो आपके लिए शायद थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट ये ऑप्शनल्स तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी तो हर इंजीनियर चूज कर रहा है। तो ये इकोनॉमिक जैसा यूनिक ऑप्शनल आपके दिमाग में कैसे आया, उसको सस्टेन करने का कैसे सोचा? एंथ्रो और सोशियोलॉजी भी एक बार सोचा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सोचा था, ये सब ऑप्शनल्स रखे थे साइड में कि लेंगे। फिर बात किए थे, जब अभिजीत सिन्हा से ही बात की थी, उनकी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल थी, तो वो बताए कि क्यों लेना चाहिए उस ऑप्शनल को, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो कभी डुबाता नहीं था ऑप्शनल। एक अगर पढ़ लिए तो एक लेवल ऑफ स्कोर आ जाता था, और उस समय इतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं होता था जितना एंथ्रोपोलॉजी ये सब अभी स्कोरिंग, जिसमें 300-320 मार्क्स होते थे। और फिर ये भी सोचा था कि एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक साल का पीरियड तो लेकर ही रखे थे कि उसके पहले अटेम्प्ट नहीं देना है, पहले पढ़ना है तभी अटेम्प्ट देना है। तो था कि ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो चेंज कर लेंगे। बट जब पढ़ने लगे, क्योंकि बहुत न्यू सब्जेक्ट था मेरे लिए और काफ़ी वो थोड़ा इंटेलेक्चुअली प्लीजिंग लगता है कि अच्छा, हाँ, अब बता सकते हैं कि क्यों ऊबर का सर्ज प्राइस होता है। तो मज़ा आ रहा था कि अच्छा इसलिए, क्योंकि डिमांड सप्लाई ऐसे हो रहा है, तो शुरू शुरू वो अच्छा लगता है, तो इसलिए वो आगे फर्दर परस्यू किया। बट बहुत लेट में मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इस ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में। बट अब ले लिया तो ले लिया, अब बैकआउट नहीं कर सकते कि अब एंथ्रो पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो फिर उसी को स्टिक किया। उसके लिए सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, थोड़ा इम्प्रूव हुआ भी ऑप्शनल। ऐसे एथिक्स को लेके कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी थी उस टाइम, या प्रिपेयर्ड थे, पहले प्रिपेयर कर लिया था प्रीलिम्स से पहले? प्रीलिम्स से पहले कितना प्रिपेयर था, प्रीलिम्स के बाद कितना प्रिपेयर किया आफ्टर रिजल्ट? फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में, हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे कुछ प्रिपेयर्ड नहीं था, कुछ कभी प्रिपेयर नहीं था। कोई एक भी ऐसे नहीं लिखे थे। बट अच्छा, उस टाइम फिलोसफिकल ऐसे का कॉन्सेप्ट नहीं था क्या, कि फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, भयंकर भयंकर? नहीं नहीं, वो उसके पहले तो हम ऐसे लिखे ही नहीं थे, ऐसे का टेस्ट सीरीज भी कभी ज्वाइन नहीं किए थे। और बहुत खराब बात है पर बोलना तो पड़ेगा, जो सोच था कि ऐसा बहुत मेरे दिमाग में था कि आईसीएसई से आए हैं तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, और लिखेंगे तो सामने वाला तो एकदम फैन ही हो जाता है उससे, तो मतलब बहुत बढ़िया इंग्लिश लिखते हैं। तो जब एग्जाम के बाद लिखना शुरू किए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, देखिए अच्छा एक फिलोसफिकल ऐसे है, एक जीएस वाली ऐसे, और बहुत घटिया घटिया ऐसेज लिखे। हाँ, दोस्त लोग भी बोले कि इसमें ये होना चाहिए, बहुत ये है, तो थोड़ा बहुत समझ में आया। बट मेरा ऐसे का कॉन्सेप्ट सेकंड अटेम्प्ट के पहले तक उतना क्लियर नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सोचे कि हम बहुत अच्छा ऐसे लिख के आए, बट लेटर मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसे अच्छा था बट वो यूपीएससी के लिए नहीं था। काफी एथिक्स एज अ सब्जेक्ट कितना फैसिनेट कर रहा था, बिकॉज वो एक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है जिसको सबको लेके अलग अप्रोच होती है। तो एथिक्स एज अ सब्जेक्ट आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे कैसे किया एथिक्स को मैनेज? एथिक्स तो मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में ही नहीं आता था कि क्या चल रहा है। मतलब लोग, मेरे को लगा एथिक्स है तो
जिसको जो एथिकल है वो लिखेगा पेपर एथिकल और उसको आएंगे नंबर। पर जब टेस्ट सीरीज लिखना शुरू किया एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का, वो तो इतना गाली सुनाता था कि ये क्या लिखा है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखो, ये लिखो वो लिखो। मेरा दिमाग इतना खराब हो गया कि मतलब जो मेरे को आता था वो भी पेपर में नहीं लिख पाए, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेनिंग ट्यूटरिंग होने लगा कि ऐसे करना है वैसे करना है। मेरा सबसे ज्यादा खराब फर्स्ट अटेम्प्ट में एथिक्स का ही पेपर गया था। 75 आए थे मेरे को। हम्म। तो आप टेस्ट सीरीज आपने ऑफ कोर्स गाइडेंस ली थी मेंस के लिए भी, और आप आंसर राइटिंग तो कर पा रहे थे बढ़िया। आप आंसर स्ट्रक्चर कर लेते थे क्या? 7.5 मिनट में एक प्रॉपर आंसर लिख लेते थे? इतने इक्विप्ड हो गए थे कि मतलब आपको कॉन्फिडेंट थे कि मैं पेपर खत्म कर लूंगी फर्स्ट नहीं अटेम्प्ट में? नहीं थे। नहीं, नहीं नहीं थे, बिल्कुल बट नहीं। मेरा एक दोस्त वो भी मेंस दे रहा था, तो वो बोला कि पेपर कंप्लीट करके आना चाहे जो भी हो जाए। तो मेरे दिमाग हाँ, में वो कंप्लीट करके आएगा और मेरा नहीं कंप्लीट होगा, तो ऐसे सोच लेते कि कंप्लीट तो करके आना है क्योंकि वो कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसा हुआ था कि उसका कंप्लीट नहीं हुआ था, पर हम कंप्लीट कर लिए थे सारा पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हाँ। कुछ पता नहीं था, पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि कंप्लीट हो पाया, क्योंकि टेस्ट में कभी कंप्लीट नहीं होता था। 16-17 सवाल से ज्यादा कभी नहीं लिख पाए। हम्म। तो जब रिजल्ट आया, ऑफ कोर्स, तो वो नहीं हुआ, तो उसमें क्या रिएक्शन था और कहाँ गलती कहाँ हुई थी? आपने बता दिया एथिक्स का हुआ, ऐसे का हुआ, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, तीन तो ऑफ कोर्स मुझे जो जो मैं डिसाइफर कर पाया इस कॉन्वर्सेशन में। और क्या कुछ गलत हुआ उसमें? क्या सीखा उससे? सीखा ये कि न्यूज़पेपर्स पढ़ना ज़रूरी है। मेरे को आज भी बहुत लोग बोलते हैं कि उतना ज़रूरी नहीं है, उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ये मेरा पर्सनल प्रिंसिपल है कि न्यूज़पेपर्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक लॉजिकल फ्लो देते हैं। कुछ भी होता है वो एक लॉजिकल फ्लो होता है, आपको पता चलता है कि एस जयशंकर क्या बोल रहे हैं या सी राजमोहन क्या बोल रहे हैं, कोई भी क्या बोल रहा है, आपको एक अवेयरनेस होता है जो कि एसेज में भी यूज़ होता है, एथिक्स में भी एग्जाम्पल्स यूज़ होता है, और आपका जीएस में भी रिफ्लेक्ट होता है वो सब डेटा, या कोई कुछ बोल रहा है तो न्यूज़पेपर्स बहुत सीरियसली सेकेंड अटेम्प्ट में पढ़े और बहुत उसको यूज भी किए सेकेंड अटेम्प्ट के पेपर में। तो एक न्यूज़पेपर्स चेंज था। दूसरा एथिक्स। एथिक्स में आई थिंक कि सिविल्स डेली में सुकन्या मैम, अब भगवान तो ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे को तब जाके समझ में आया कि अच्छा करना ये है। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे पेपर में 1 पॉइंट या 2 पॉइंट लिखते थे हम, क्योंकि पैराग्राफ्स में लिखते थे। तो इसलिए तो नंबर नहीं आया ना, 75 मार्क्स लेके आ रहे। तो सुकन्या मैम मेरे को बहुत सारा चीज सिखाई, जबकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 4 क्वेश्चंस छूट गए थे, तब जाके हम्म। मेरे को 100 मार्क्स आया था। तो मेरे को लगा कि हाँ, ये समझ में आ समझ निकला आ है। गया गलती कहाँ हो रही है। हाँ, तो ये और समझ में आ गया था। तो फैमिली एथिक्स बोलेंगे। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ? तो फादर का, अगेन फादर का स्पेसिफिकली क्या रिएक्शन था? क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो हमेशा से मोटिवेट कर रहे हैं, तो हाँ, अब वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे क्या? वो फिर से नहीं लगे रहो? पापा को लगा हम मजाक कर रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ है। वो हम उनको बोले, एक तो बताना भी डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स को, बट ठीक है, फिर कॉल करके उनको बोले कि पापा नहीं हुआ है। तो पापा बोले कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इतना अच्छा लिखती हो, इतना अच्छे से पढ़ती हो, ऐसे कैसे नहीं होगा। तो फिर हम उनको बोले कि नहीं हुआ है, अब विश्वास कर लीजिए आप। तो उसके बाद फिर एक दिन तक तो काफी वो थोड़ा लगा कि, थोड़ा टाइम के लिए लगा कि नहीं हुआ है नहीं हुआ है, बट हाँ ये था कि अगले दिन शाम वाम तक वो आ गया कि वापस हाँ। सब और पूरा जोन में? पापा भाई भाई को इनफैक्ट सब में घर में लोग मेरे को जानते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज का, तो अगले दिन बस कॉल करके बोले कि अगले बार हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ है तो अगले बार हो जाएगा, पढ़ेंगे फिर से। तो मेरे पेरेंट्स बस खुश थे कि इसको दुख ही नहीं है उतना कि नहीं हुआ है, तो ये वापस से पढ़ रही है। तो एटलीस्ट इज वो बैक ऑन ट्रैक नाउ। हाँ, ठीक तो है, वो तो हाँ, तो सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से क्या प्रीलिम्स का फेयर था कि इस बार प्रीलिम्स का कोड क्रैक था? प्रीलिम्स तो मैं तीसरा अटेम्प्ट तक मेरे को फियर रहता है। प्रीलिम्स हम सीरियसली बोलते हैं, प्रीलिम्स का मेरा फियर जाता ही नहीं है। बट हाँ, इस बार पढ़ाई कम किए थे। पिछले बार बहुत ज्यादा महीना पढ़ाई किए थे, बहुत ज्यादा हम्म। पढ़े, इस बार कम पढ़े, 2.5 महीना पढ़े थे प्रीलिम्स के लिए। हम्म। और मार्च में रिजल्ट आ गया था तो मेंस का पढ़ना स्टार्ट किए, जो लगा कि कमजोर है। पहले तो ऑप्शनल के प्रीवियस से क्वेश्चंस, आई थिंक पूरे 25 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को लिखा है, क्वेश्चन आंसर्स वो पूरा आंसर पूरा लिखा है? पूरा लिखा है पेपर 1 का, पूरा कंप्लीटली। तो वो करने में टाइम लगा 1 महीना।
पूरा हम बोले कि प्रीवियस ईयर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसी में कम मार्क्स आए, तो वो पूरा किया। उसके बाद जीएस में जो जो टॉपिक्स लगे जैसे एथिक्स, तो एथिक्स का पूरा पढ़े प्रॉपर टॉपिक वाइज क्या है, एग्जाम्पल्स बनाना, कलेक्ट करना, उसका टेस्ट पेपर्स लिखना। फिर जीएस में जो लग रहा था कि जीएस 1 में और कर सकते हैं, वो सब सारे का टेस्ट लिखना, तो ये सब शुरू कर दिए थे। और फिर प्रीलिम्स आने के 2.5 महीने पहले वापस फिर से प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट हो गए थे। और 2 और 3 के लिए तो आपको पता ही चल गया था कि अब न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो आपने सबसे करंट अफेयर्स का पार्ट मैनेज कर लिया था। हाँ। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो आपको लेड हुआ था पिछली बार, उसमें क्या किया? एक तो पहला प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर 1 के लिए पूरा सॉल्व किया। हम्म। दूसरा पेपर 1 के लिए डीयू के भी मटेरियल्स लेकर आई थी मैं वहां से। तो जो टॉपिक्स जो मेरे को लगा कि इधर के बुक से मेरे को समझ में नहीं आया, या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स लगा जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं, उसमें से पढ़ के उसका अपना नोट्स प्रिपेयर किए। पहले सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से पढ़े थे, उसके अलावा डिफरेंट बुक से अगर कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट लगा या इस बुक से बेटर समझ में आ पा रहा है तो वो उसमें से पढ़े ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेटर हो। तो ये किए। और पेपर 2 के लिए पहले तो टॉपर्स नोट्स पे कम्प्लीटली रिलाइड थे वो पेपर 2 के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट इस बार ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर खुद से गूगल करके वो सारा एक प्रॉपर अपना नोट्स भी बनाना पेपर 2 के लिए वो किया। पेपर 2 का तो नहीं पता कितना इम्प्रूव हुआ, मार्क्स तो उतने नहीं आए पेपर 2 में, बट पेपर 1 तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। और आपका नाम आ गया उस होली पीडीएफ में, मेंस की होली पीडीएफ में, जब आपको पता चला कि जब आपको पता चला कि अब आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है, क्या रिएक्शन था घर वालों का उस टाइम, और आपका खुद का क्या रिएक्शन था? अब तो नर्वस नहीं हो गए कि अभी भी नर्वस थे? नहीं, नर्वस नहीं थे, बट इनिशियली खुश नहीं थे जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था, क्योंकि मेरे दोस्तों का क्लियर नहीं हुआ था। और क्योंकि हम सब साथ में पढ़ रहे थे तो वो एक बहुत ज़्यादा मेरे के लिए वो लग रहा था कि अब अकेले पढ़ना है और ये लोग थोड़े दुखी रहेंगे। तो फिर होता है ना, वो आप भी उतने खुश नहीं रहते हो। तो इनिशियल तो 10 दिन मेरा दुख में ही निकल गया कि मेरे दोस्तों का नहीं हुआ है। उसके बाद फिर वो लोग डांट डपट के कि जिसका हुआ है तो वो निकलो ना यहाँ से, यहीं पे रहना है क्या दिल्ली में? तुम्हारा हुआ है हम्म। तो तुम पढ़ो और निकलो यहाँ से, अगली बार हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद हम्म। फिर पढ़ना स्टार्ट किए कि हाँ, इंटरव्यू के लिए पढ़ना है। थोड़ा फियर था क्योंकि ऑब्वियसली आप 2-3 साल तक रूम में बंद हो, किसी से बात ही नहीं की, अचानक इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने आएंगे तो आप क्या करोगे। तो आपने पर्सनालिटी टेस्ट जब आप एंटर कर रहे थे तो बोर्ड कैसा था, वर दे कॉर्डियल टू यू, और क्या एक्सपीरियंस था आपका वो पर्सनालिटी टेस्ट का पूरा? पर्सनली मेरा तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं बहुत अच्छा गया है पर्सनालिटी टेस्ट, सारे अच्छे थे, बट मेरे को उतना मार्क्स नहीं आया। अगर उतना मार्क्स आया होता तो अभी फिर टेंशन नहीं होता आगे का। बट जब अंदर एंटर किए या जब पूरा कॉन्वर्सेशन था, वो पूरा कॉन्वर्सेशन काफ़ी कॉर्डियल था। क्वेश्चंस मोस्टली मेरे केस में करंट अफेयर्स बेस्ड थे, तो मेरे को लगा कि वो मेरी स्ट्रेंथ पे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स बहुत रेगुलर पढ़ते थे, नोट्स रेगुलर था, तो मेरे को लगा मेरी स्ट्रेंथ पे हो रहा है। बट उतना मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ जितना मेरे को लगा था कि आना चाहिए। तो अब नाउ दैट यू आर अ रैंकर, एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई है क्या कि अब रैंक आ गई है, अब ठीक है सेफ जोन में हूँ, अब जितने भी अटेम्प्ट्स हैं आई कंटिन्यू गिविंग? जितने भी अटेम्प्ट्स तो मेरे को देने ही नहीं है, जल्दी खत्म करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी टाइम हो जाता है तो मजा भी नहीं आने लगता उतना। तो हम्म। नहीं, बट कॉम्प्लिसेंसी थोड़ी सी तो आती है। मेरे को ये दिखा मेंस देने से पहले तक कि थोड़ा लग रहा था लोग लबासना जा रहे थे, और मेरे को भी वो मेल आया लबासना का, बट अब उस मेल में हम लिख रहे हैं कि नहीं नहीं आ पाएंगे, तो लग रहा था नहीं मेरे को जाना है। बट ये भी था कि जाएंगे तो फिर इधर नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा लगता है वो उस समय एक डायलेमा में था। बट एक बार वो भर के दे दिए कि अब नहीं आएंगे, तब लगा कि अब पढ़ो। जा भी नहीं रहे। अब आईएएस बनकर ही जाएंगे। होपफुली। ठीक है, तो अब हमारे एस्पिरेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये ऑफ कोर्स आपका एक इंटरव्यू था, ऑफ कोर्स, जिसमें आपने अपना पूरा एक जर्नी हमें बहुत ब्रीफली बताया कि कैसे हाउ हाउ डिड यू गो थ्रू ऑल योर 2 अटेम्प्ट्स, आपके छोटे छोटे स्टेजेस। अब हमारे एस्पिरेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑफ कोर्स, प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके। तो एक तो प्रीलिम्स को लेके एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या है? मान लो अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है,
और 28 मई को नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स है। अगर कोई 7 महीने में शुरू करना चाहता है प्रीलिम्स, जैसे आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अर्ली शुरू किया, हाँ। तो प्रीलिम्स को लेके अभी कैसे कोई टारगेट करे 2023 का अटेम्प्ट, क्या करना चाहिए उसको अभी? प्रीलिम्स इतने बार देने के बाद मेरे को ये समझ में आ गया कि स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स का। लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स, बट जिनका स्टैटिक स्ट्रांग है वो उनका क्लियर हो जाता है। ये तो जो आपके बुक्स है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए एक 11th का जो एनसीईआरटी है, और नितिन सिंघानिया। लोग कितना भी बोले कि नितिन सिंघानिया से नहीं आता है सवाल, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हम पढ़े और मेरे को तो मेरा सवाल बन जाता है आर्ट एंड कल्चर का वहाँ पे। तो मेरे लिए तो यही सोर्सेज है, 11th का जो एनसीईआरटी है और नितिन सिंघानिया। बाकी ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज, इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं पढ़े क्योंकि ऑप्शनल था, थोड़ा बहुत पढ़े। यही जो स्टैटिक बुक है उसको मतलब लिटरली वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, उसके क्वेश्चंस वहाँ पे जाके गलत नहीं करने हैं। इकोनॉमिक्स के बहुत सवाल आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना, लक्ष्मीकांत का क्लैरिटी होना कि लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस गलत मत करो वहाँ जाके, कि हाँ, वो उसके सवाल गलत करो। ठीक है, एक आध तो गलत होंगे ही, बट अब ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत के 5 सवाल गलती कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगी क्लियर करने में। तो स्टैटिक पोर्शन सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। करंट अफेयर्स के पीछे एकदम भागते नहीं रहना है, पहले स्टैटिक कंप्लीट करो, उसके बाद करंट अफेयर्स की तरफ। पहले स्टैटिक कंप्लीट करो, फिर पीवाईक्यू पे शिफ्ट करो, जैसे आपने हाँ। कहा पहले, हाँ। है ना? पीवाईक्यू पे फिर शिफ्ट करना चाहिए, फिर करंट अफेयर्स पे जाना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। और फिर ये टाइम मिले तो टेस्ट सीरीज लगाओ। हाँ, टेस्ट सीरीज नहीं यार, टेस्ट सीरीज भी मैंने लगाई थी क्योंकि डर भी तो हटाना है ना। थोड़ी हम्म। पहले वहाँ जाएंगे और एकदम यूपीएससी का पेपर ही सीधे देंगे, तो प्रीवियस मैंने तो बहुत सारे 30-40 टेस्ट लगाई थी पहले अटेम्प्ट में, दूसरे में थोड़ी कम की, हम्म। और तीसरे में तो ये 2 टेस्ट लगा के गए क्योंकि टाइम ही नहीं था रिजल्ट्स के बाद। तो हाँ। ये इवेंचुअली ऐसा हुआ, बट टेस्ट लगाना है। हम्म। पहले स्टैटिक करना है, प्रीवियस से क्वेश्चंस को प्रॉपर एनालाइज करना है, वो लिटरली पे ऑफ करती है वहाँ एग्जाम में। उसके बाद करंट अफेयर्स ये सब पे फोकस करो, और फिर जो कोचिंग के हैं टेस्ट भी लगा लो, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस देता है 2 घंटे में आप कैसा कर रहे हो। और 2 घंटे में नहीं देना है टेस्ट, हम्म। 1 घंटे 10 मिनट में टेस्ट दो, क्योंकि एग्जाम में तो डर में निकल जाता है 10 मिनट। अभी वो डुएबल है, अभी अभी से अचीवेबल है अगर हम टारगेट कर रहे हैं 2023? बिल्कुल अचीवेबल है, मतलब हम्म। अगर कुछ पहले से पढ़ाई की है तो, मतलब हम्म। एटलीस्ट ऑप्शनल थोड़ा बहुत किया हुआ है तो इस हम बोल। इसमें मैं शुरू करता हूँ एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की क्या रिलेवेंस है प्रीलिम्स को लेके स्पेसिफिकली? जैसे आपने भी कहा, बहुत सारी हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इज द स्टैंडर्ड सोर्स। हम्म। तो अभी एनसीईआरटी को कैसे करना चाहिए? एनसीईआरटी को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पहले क्या स्टार्ट करें। जैसे आपने लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर लिया, अब कई लोगों को लगता है कि हमें एनसीईआरटी पहले शुरू करनी चाहिए, तो एनसीईआरटी वर्सेस स्टैंडर्ड बुक्स को कैसे बैलेंस करें? मेरा जो इसमें है थॉट कि अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है, क्लैरिटी है क्या चल रहा है, तो बहुत केस में उतना ज़रूरी भी नहीं है एनसीईआरटीज पढ़ना। जैसे पॉलिटी के केस में अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ लो, ऐसा कोई हार्म नहीं, कितना ही टाइम लगता है एनसीईआरटी पढ़ने में। बट अगर लक्ष्मीकांत से समझ में आ रहा है डायरेक्ट, तो स्किप भी कर सकते हैं एनसीईआरटी को, क्योंकि सिलेबस बहुत है और सब कुछ नहीं किया जा सकता है, तो वो हम्म। कर सकते हैं उस केस में। बट कुछ कुछ जगह जैसे ज्योग्राफी में सोर्स ही वही है, एनसीईआरटी ही एक सबसे अच्छा सोर्स है, तो उसको ही प्रॉपर करो। मेरा था कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ा, दूसरी बार जब पढ़े तो उसका नोट्स बना लिए, और दोबारा एनसीईआरटी को आज तक नहीं खोला, जितने अटेम्प्ट्स हो गए उसी नोट से, क्योंकि वो जल्दी रिवाइज हो जाता है, 2-3 घंटे में आपका रिवाइज हो जाता है एक एनसीईआरटी का बुक, तो वो इजी हो जाता है एक बार बना लेते हैं नोट्स जब। एस्पिरेंट्स हमारे ये भी कहते हैं कि हमें क्या स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स बनाने चाहिए, बिकॉज बहुत टॉपर्स इस पे वेरी करते हैं। सम टॉपर्स से दैट लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम दे आर ऑलरेडी इन दी नोट फॉर्मेट, तो उसका क्या नोट बनाओगे? बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इससे बेटर रिवाइज होता है। आपका क्या इससे इस पे मानना है? लक्ष्मीकांत का कोई नोट्स नहीं था, स्पेक्ट्रम का कोई नोट्स था, ये सब जो स्टैंडर्ड ये सब जो बुक्स थे उसके नोट्स नहीं थे। बट कुछ बुक्स जो कि बहुत बेसिक्स होते हैं ना, जैसे एनसीईआरटी, कि बार बार पढ़ने से कुछ बहुत अलग ज्ञान नहीं आ जाएगा, हम्म। तो तू ना जो ज्ञान आया है 1-2 बार पढ़ के उसको ही नोट्स फॉर्मेट में लिख लो, ताकि वो बाकी एक्स्ट्रा फालतू लाइंस बार बार नहीं पढ़ने पड़े। तो हम्म। इसलिए
का नोट्स बनाना, बट लक्ष्मीकांत का तो हर लाइन ही मेरे को इम्पोर्टेंट नोट लगता है, है। तो वो अब ऑलरेडी उसका एक नोट है। ज्यादा फायदा नहीं है लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाने का, बट स्पेक्ट्रम का कुछ कुछ पार्ट्स का मेंस के लिए नोट्स बनाए थे। मेरे को जो लगा कि मेंस के लिए रेलेवेंट है, उसका मेंस के तरीके से थोड़ा बहुत उससे नोट्स बनाए थे। तो अभी एक आइडियल टाइम टेबल क्या होगा? जैसे नवंबर है, ठीक है, और मई तक का हमारे पास टाइम है। दो टाइम टेबल आप एक आइडियल बता दो। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट मेक एन इंडिविजुअल टाइम टेबल बिकॉज सबका केस अलग अलग होता है। बट एक अगर जनरल टाइम टेबल आप दो, मान लो आप ओरेकल में काम कर रहे होते अभी भी, और आपको 23 टारगेट करना होता, और एक टाइम टेबल आप ओआरएन में बैठे हो 23 टारगेट कर, वर्किंग के लिए वर्किंग के लिए अगर दे सकते हो तो बहुत हेल्प वर्क होगी। हाँ तो मेरे को पता नहीं, उतना हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम वर्किंग के साथ कभी एक भी अटेम्प्ट नहीं दिए। तो बट हाँ, कि अगर सुबह 3 घंटे और शाम में 3 घंटे निकाले जाए तो किया मैनेजेबल है। एलिजिबल है। अगर सुबह 3 घंटे और शाम में 3 घंटे निकाले जा सके तो, और फिर वीकेंड्स भी होता है, सैटरडे संडे भी होता है। हम्म तो पहले तो क्योंकि इनके पास तो कम टाइम है, तो इनको तो मेरे को लगता है प्रीलिम्स पे स्विच करना ही पड़ेगा दिसंबर तक एटलीस्ट, हम्म, क्योंकि इनके पास टाइम कम है। कम है। तो सबसे पहले वही कि जो अपने स्टैटिक सोर्सेज है उसको कंप्लीट कर ले, और अगर स्टैटिक रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देख ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कि वो उनसे बन रहे कि नहीं पढ़ने के बाद। अगर बन रहा है तो ठीक है, और स्टैटिक को बार बार रिवाइज करे, हम्म एग्जाम जाने से पहले 3-4 बार रिवाइज करके जाए। करेक्ट। अब आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ दिया रिवीजन का। ये भी बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन आता है कि कितनी बार रिवाइज करें, नोट से रिवाइज करें कि वापस बुक से जाके रिवाइज करें, और कैसे रिवाइज करें। कोई टेक्निक भी बता दो अच्छे से रिवीजन की। कोई टेक्निक तो नहीं पता, बट जैसे रिवीजन का एक होता है कि कुछ टाइम के बाद, कभी हम देखे थे कि कुछ टाइम के बाद वो आप भूल जाते हो और वापस आप उसी ग्राउंड पे आ जाते हो, आप जो भी चीज़ करते हो। तो अगर आप उसको बीच में रिवाइज नहीं करोगे तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो एटलीस्ट 1 वीक या 7-8 दिन पे जो पहले पढ़े उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि वो याद रहे। ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद वापस खोल रहे और फिर कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या पढ़े थे। तो उसका जब वो पढ़ रहे तो वो नोट कर लो कि आज ये चीज़ पढ़े, उसको 7-8 दिन बाद एक बार फिर से रिवाइज करना है। उसके आगे जाके हाँ ठीक है 15-20 दिन बाद रिवाइज करो तो चलेगा, बट हाँ उसको वैसे करके रिवीजन में डालना है। या डेली आप चाहो तो 2-3 घंटे रिवीजन के डाल सकते हो जो पिछले दिन पढ़ा था, कि हाँ एक बार देख लिया कि कल क्या पढ़े थे बिफोर स्टार्टिंग कुछ नया पढ़ने से पहले। फुल टाइमर है कोई ओआरएन में, ठीक है, उसके पास पूरा टाइम है, यूपीएससी के लिए वो डेडिकेट कर रहा है लाइब्रेरी में या रूम पे जहां भी उसको सूट कर रहा है। हाँ वो ऑफ कोर्स अलग अलग स्टेजेस पे हो सकते हैं, कोई बिगिनर होगा कोई वेटरन होगा। बट हाँ। अभी से लेके आइडियल टाइम टेबल क्या होगा उसके लिए, जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है, जो मई 28 को टारगेट कर रहा है, डी डे प्रीलिम्स डे? तो अगर एक बार स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा हुआ है, मतलब बेसिक एक रीडिंग भी है, तो दिसंबर तक तो मेंस पे आराम से फोकस किया जा सकता है कंप्लीटली, कि जो मेंस का बचा हुआ है जो भी है GS1 GS2 GS3 GS4 उसको कंप्लीट करना चाहिए। जो उसके सिलेबस के जो टॉपिक्स है उनके नोट्स बना लो शॉर्ट्स, जो कि प्रीलिम्स के बाद हेल्प करेगा। मेरा ये पर्सनल बिलीव है कि प्रीलिम्स सिर्फ क्लियर नहीं करना है, मेंस भी क्लियर करना है। तो मेंस प्रिपेयर्ड नहीं और प्रीलिम्स क्लियर करके कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, वो बस खुशी मिलेगी बट कुछ होगा नहीं। तो इसलिए मेंस का कर लो कम से कम दिसंबर तक। अगर ज़्यादा पढ़ाई की है पहले, स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत थोड़ा याद भी है, तो और लेट फरवरी से किया जा सकता है। बट अगर एकदम है कि कुछ याद नहीं है, जैसे मेरे केस में तो पढ़ाई ही नहीं की थी ज़्यादा, तो जनवरी से ही स्टार्ट कर दिए थे पढ़ने के लिए। तो फिर जनवरी से स्टार्ट कर सकते हो उसको पढ़ना, कि हाँ पर हाँ मान लो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो उसको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, होलिस्टिकली पढ़ लो, मेंस के लिए भी पढ़ लो। जो पॉइंट्स है कि प्रेसिडेंट के क्या पावर्स है या प्रेसिडेंट के इलेक्शंस क्या कैसे होते हैं, उसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ो, रादर दैन कि सिर्फ प्रीलिम्स रिलेटेड उसमें से मगअप कर रहे हो। तो वैसे मेंस का भी हो जाएगा और प्रीलिम्स का भी हो जाएगा। इस एक टाइम बार हाँ, एक बार स्टैटिक पढ़ लो। प्लीज कंटिन्यू, एक बार स्टैटिक पढ़ लो। स्टैटिक पढ़ लो, उसके बाद होपफुली 1 मंथ में एक रीडिंग तो हो जाएगी स्टैटिक की सारे कुछ, और जितना भी दिन लगे अब प्लस माइनस तो वो है। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस देखो कि बन रहे हैं कि नहीं, क्या है, नहीं बन रहे हैं
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो बन रहा है एक लेवल समझ में आ जाए कि कितना प्रिपरेशन हुआ है, उसके बाद से स्टैटिक फिर से रिवाइज करो और करंट अफेयर का भी एक स्लॉट डाल लो कि करंट अफेयर्स अब जो आएगा या जो पीछे पढ़े हैं उसको भी रिवाइज करना है, तो उसको भी एक 3 घंटे या 4 घंटे के स्लॉट में डाल दो। न्यूज़पेपर स्किप कर सकते हैं 2-3 महीने पहले प्रीलिम्स के कि ठीक है अब छोड़ देते हैं न्यूज़पेपर क्योंकि प्रीलिम्स पे फोकस करना है। और अगर बहुत कॉन्फिडेंट है जो लोग प्रीलिम्स को लेकर वो पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर अगर चाहे तो, बट जो नहीं कॉन्फिडेंट है वो छोड़ दे, जैसे हम तो छोड़ दिए थे दोनों टाइम में, तो वो न्यूज़पेपर छोड़ते। उसके बाद जो मार्केट में या जो ऑनलाइन रजिस्टर कर लो टेस्ट सीरीज के लिए किसी भी कोचिंग का, और वो टेस्ट भी लगाना शुरू करो। ये नहीं करना है कि पूरा सिलेबस जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन टेस्ट लगाएंगे, कभी नहीं कंप्लीट होगा, क्लियर हो जाएगा तब भी कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे अगर पॉलिटी पढ़ लिए तो पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट लगा लो और देखो कितना याद हुआ है, क्या याद नहीं हुआ है, कहाँ पे कमी रह गए, तो वो उससे, और टेस्ट में 50 नंबर भी आए उससे ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे नंबर नहीं आएंगे। तो वो कंसिस्टेंटली करना है, और कौन सा गलत हो रहा है, जो याद किए थे वो गलत हो रहा है, या जो तुक्का मारे थे वो गलत हो रहा है, या 2 एलिमिनेट किए थे और 2 बचा था उसमें कितना गलत हो रहा है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो ताकि एग्जाम में पता चल जाए कि रिस्क लेना कहाँ पे है, कौन सा तुक्का बहुत खराब है, मान लो किसी का पता चल गया टेस्ट में कि तुक्का मत मारो, तो मत मारो जाके एग्जाम में फालतू तुक्के। तो वो टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा कि कितने आते हैं, उसके बाद कितना हम गेस वर्क कर पाते हैं, और उसके बाद कितना स्कोर बनता है और कितना मेरे को अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में। कुछ लोग 75 अटेम्प्ट करके क्लियर करते हैं, और कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो 95 के नीचे कभी अटेम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका उतना एक्यूरेसी नहीं है। वो attempt करेंगे तो उनके 60 सही होंगे, 20 गलत होंगे, 25 गलत होंगे, तो उनका सेफ स्कोर आ जाएगा। और वो टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा। वो टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है। अभी हमारा एस्पिरेंट कितनी टेस्ट सीरीज लगाए? एक तो प्रीलिम्स की लगा ले, एक क्या हाँ, वो ऑप्शनल और मेंस की भी अलग अलग टेस्ट सीरीज अभी इस टाइम कंटिन्यू करे जो फुल टाइम एस्पिरेंट है, वंस आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, हाउ मेनी टेस्ट सीरीज उनको अभी इंगेज होना चाहिए? प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की, या फिर सिर्फ प्रीलिम्स? नहीं प्रीलिम्स का तो यार आई थिंक फरवरी मार्च में वो टेस्ट सीरीज लगाएंगे, अप्रैल में लगाएंगे, अभी तो मेंस का टेस्ट लिखना चाहिए, मेरे को अभी यही मेंस का लगता टेस्ट लिखना है। चाहिए, उसमें भी ऑप्शनल का और जीएस के अलग अलग ना? हाँ, जैसे ठीक है मेंस का फुल टेस्ट नहीं लिख पाएंगे, बहुत लोग नहीं लिख पाएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि उतना लेवल ऑफ प्रिपरेशन नहीं होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, बट सेक्शनल टेस्ट जो मेंस के होते हैं वो अभी लिख सकते हैं, कि जितना सेक्शनल प्रिपरेशन हुआ है मेंस का, सेक्शनल टेस्ट लिख सकते हैं वो इस पॉइंट ऑफ टाइम में, और ठीक है फुल टेस्ट लिखेंगे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद या प्रीलिम्स के बाद, तो अभी एटलीस्ट सेक्शनल टेस्ट वो लिख सकते हैं, ऑप्शनल के भी और मेंस के भी। फुल टेस्ट ठीक है एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद ही अटेम्प्ट किया जा सकता है। एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि पीपल से या एक्सपर्ट से कि एथिक्स ऐसे ऑप्शन प्रिपेयर कर लो अभी 3-4 महीने, फरवरी तक, उसके बाद प्रीलिम्स प्रिपेयर करना, बाकी जीएस 1 2 3 यू कैन डू आफ्टर प्रीलिम्स आल्सो। इस स्ट्रैटेजी पे आप कितना सहमत हैं या कितना असहमत हैं इससे? इस हिसाब से तो मेरे को ऑप्शनल में आया 220 नंबर पहले अटेम्प्ट में, 75 आया एथिक्स में, और ऐसे में आया 115 नंबर। ये तीनों पे ही मेरा सबसे ज्यादा फोकस था पहला मेंस में, और आप यही इस तीन को सबसे कम मार्क्स आया। आप इस स्ट्रैटेजी को लेके बिलीव करते थे? स्ट्रैटेजी पे आप? ये स्ट्रैटेजी हम भी तो सुने थे, हम भी तो टॉपर्स का वीडियो सुनते ही थे ना, तो हम भी सुने कि अच्छा ये 3 है मेन जिनको क्रैक करना है और फिर एग्जाम क्रैक हो जाए, तो हम भी वो पहला अटेम्प्ट में यही किए थे और वही तीनों में सबसे कम मार्क्स आए। तो मेरा ये नहीं है, मेरे को लगता है कि सारे सब्जेक्ट पे करना चाहिए क्योंकि किसी में भी मार्क्स आ सकते हैं। एथिक्स जीएस, ऐसे ऑप्शनल 1000 मार्क्स है, 1000 मार्क्स कर लो कॉन्कर, हो गया, ये बहुत लोगों के दिमाग में है और बहुत लोग शायद ही गलत कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सीरियसली मेरे को ऐसा लगता है कि जिस पेपर में आपको लगता है कि कम मार्क्स आएंगे उस पेपर में ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, और जिसमें लगता है कि हम 4 के आए हैं पेपर उसमें कम मार्क्स आ जाते हैं, तो मार्किंग किसी की भी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि एथिक्स में ही मार्क्स उठेगा या ऐसे में ही मार्क्स उठेगा, तो सारा सब्जेक्ट को एटलीस्ट रिस्पेक्ट और डिग्निटी तो मिलना ही चाहिए जो वो डिजर्व करते, सिर्फ राइट, से नहीं होगा। राइट। और अभी सीसैट को कब इंक्लूड करना चाहिए जो प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं उनको? मान लो जिनका वीक है, जो ह्यूमैनिटीज, प्रॉपर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, या कोई भी बैकग्राउंड है, हिंदी मीडियम में मान लो,
जिसको इंग्लिश नहीं आती, या ह्यूमैनिटीज वाला जिसको मैथ्स नहीं आती, वो कब सीसैट वो कितना कब से करे? एकदम नहीं आता तो जब प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे तब से 2 या 3 घंटे बना सकते एकदम ही, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो। बट जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उनका है कि उनको आता है बट वो वहाँ नहीं बनाते हैं। तो हम किए थे सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में हम झक चुके थे। तो सेकंड अटेम्प्ट में हम सुबह 4 बजे उठते थे और सोचे कि यही चीज़ है जो हम नहीं करते सीसेट, सबसे पहले इसको करके इसको हटाएंगे और फिर बाकी अपना प्री का पढ़ाई करेंगे। तो 1 घंटे 4 से 5 हम सीसेट निकालते थे। कोई एक टॉपिक आज निकाले, उसका 10-15 सवाल बनाए, देखे कि अच्छा समझ में आ रहा है ये कैसे बनाना है, ठीक है। यही जब तक मेरे को लगा कि हाँ ये हो नहीं गया है, फिर सीसैट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको 2 घंटे में बना के देखा कि कितने आ रहे, कितने मार्क्स आ रहे, वो किया। उसके बाद लगा कि इस बार हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं है। तो फिर राइट। आपने आंसर राइटिंग के बारे में बहुत बताया कि सेक्शनल अभी कर सकते हो, फुल लेंथ तो शायद नहीं लिख पाओगे। नहीं लिख पाए। बहुत लोग कहते हैं हमें आंसर राइटिंग शुरू कब करें, हमें समझ नहीं आता। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, बट हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते उसको एग्जाम हॉल में। तो आंसर राइटिंग को लेके कोई स्ट्रैटेजी हो तो वो बता सकते हो अगर? मेरा ये मानना है कि आंसर राइटिंग काफी इम्पोर्टेंट है, बट वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि पहला दिन ORN में एंटर की और कॉपी निकाले और आंसर राइटिंग डेली करना शुरू कर दिए। बहुत लोग करते हैं, हमको भी शुरू शुरू एडवाइस किया गया था। कुछ आता ही नहीं तो लिखेंगे क्या, मतलब एक बेसिक्स तो आना चाहिए ना, कम से कम कुछ कहानी बनाने के लिए भी तो बेसिक्स आना चाहिए। तो ये है कि एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज होने के बाद आंसर राइटिंग करना चाहिए। बट सिर्फ आंसर राइटिंग करने से भी नहीं होता है, अपना गलती भी हर टेस्ट के बाद पता होना चाहिए। पहले अटेम्प्ट में भी आंसर राइटिंग किए थे बट मेरे को पता नहीं चला था कि क्या गलत क्या सही कर रहे हो। ऐसे इतना सारा फीडबैक दोनों साइड लिखा रहेगा तो आदमी किस वाले फीडबैक को ले, किस वाले फीडबैक को नहीं ले, कुछ समझ में नहीं आता था। तो सिर्फ लिखने से तो नहीं होता है वो। अब आप अपना अच्छा अच्छा कमेंट्स पढ़ते हो, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग और यू हैव वंडरफुल राइटिंग स्किल्स, तो आप खुश होते हो कि जाके मेंस में 4 देंगे। बट आप अपने गलतियों को शायद देखना नहीं चाहते जब तक कोई आपको बेइज्जत करके नहीं बोलता ना कि ये क्या लिखे हो, ये इस टाइप से। तो वो सेकंड अटेम्प्ट में सजल सर बोलते थे कि ये क्या है, यहाँ डायग्राम क्यों नहीं है, यहाँ ये क्यों नहीं है, यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्यों नहीं है। तो फिर समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे गलती क्या हो रहा है। तो हमने नोट मेकिंग पे बात कर ली, हमने आंसर राइटिंग पे बात कर ली, हमने रिवीजन पे बात कर ली, हमने टाइम टेबल एक बना लिया जो जेनरिक टाइम टेबल हम बना सकते थे। अब मुझे लगता है यही एक क्वेरी होती है, हमने प्रीलिम्स का एस्पेक्ट टच कर लिया, सीसैट को लेके। हम मेंस में भी हमने बहुत कुछ डिस्कशन कर लिया, ऑप्शनल का भी कर लिया। अब मिसलेनियस की बातें करते हैं थोड़ी सी, कि एक तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी की। हमारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो एक तो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। 14 घंटा एक दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन दूसरे दिन 10 घंटे, तीसरे दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक समस्या है। दूसरी कुछ समस्या होती है कि टारगेट्स बना लेते हैं लेकिन एंड में टारगेट्स मीट नहीं होते, चाहे वो 5-7 घंटे के भी बनाते हैं, टारगेट्स मीट नहीं होते, रात में बहुत बुरा लगता है, फिर अगले दिन डबल जोश से शुरू करते हैं लेकिन बैकलॉग रह जाता है। तो हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट इन यूपीएससी प्रिपरेशन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए ये मेरे जूनियर्स भी जो प्रिपेयर कर रहे थे मेरे कॉलेज से, वो भी मेरे को, मेरी एक दोस्त मेरी जूनियर बोलती थी कि किसी दिन होता है दी कि 12 घंटे पढ़ते, किसी दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़ते। तो मेरा यही कहना है इस पे कि खुद को बेइज्जत करो। कोई और तुमको बेइज्जत नहीं करेगा क्योंकि कोई और देख नहीं रहा है। तो खुद का बेइज्जती खुद ही करो, खुद को खुद ही गाली दो कि ये क्या कर रहे हो। और उसका मेरा था कि एक एक्सेल होता था मेरे पास, और वो वीकली एक टारगेट लिखे कि ये करना है, एक रफ टारगेट हुआ। और डेली जो रात में बैठे कि हाँ सुबह उठना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, एक्सरसाइज का भी रूटीन में होता था, वो भी नहीं करते थे तो भी गाली देते थे। और सारा कुछ का अपना एक रूटीन, एक स्लॉट बनाया, और जो स्लॉट कंप्लीट किया उसको ग्रीन कलर से एक्सेल में कलर किया, और जो नहीं किया उसको रेड कलर से एक्सेल में किया। तो अगर एक वीक है और आप देख रहे हो कि हाँ पूरा ग्रीन ग्रीन है और कहीं कहीं रेड है, तो ठीक है, आप उतने भी हार्श नहीं होते अपने ऊपर कि क्या एक रेड क्यों है। बट अगर दिख रहा है कि हर दिन का तुम्हारा 8:30 का 10 से 10 बजे का स्लॉट रेड ही हो रहा है भाई, तो तुमको खुद समझ में आया कि तुम गलत कर रहे हो।
और मतलब सारे लोग के लिए यही कहना है कि मम्मी पापा तो देखने आ नहीं रहे, कोई और देखेगा नहीं, तो खुद ही देखना है, खुद ही समझना है। अभी नहीं पढ़ोगे फिर क्लियर नहीं होगा, दोस्तों का क्लियर हो जाएगा, तब लगेगा कि तब पढ़ लेना चाहिए था। तब तो हम घूम रहे थे, मॉल्स घूम रहे थे, कनॉट प्लेस के सारे कैफेज ट्राई कर रहे थे। कर लेना, एग्जाम क्लियर होगा, बहुत टाइम मिलेगा, मतलब टाइम ही टाइम रहता है, तब जाके हम्म सारा कुछ ट्राई कर लेना। बट अभी जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ लो, मतलब हम्म। इतना भी डिफिकल्ट हो रही है। तो आप हार्श हार्श हो जाते थे कई बार खुद पे, आप कह रहे थे गाली देते थे, खुद को ही गाली देने लगते थे जब वो रेड रेड होता था क्या ऐसे? हाँ, मतलब ऐसे बोलते थे कि यार तुम जॉब छोड़ के आई हो और तुम ये इतना स्लॉट्स नहीं पढ़ रही हो, तुम सोचते रहती हो, कुछ पता नहीं क्या सोचते रहती हो, टेंशन लेते रहती हो या किसी के बात का टेंशन लेते रहते हो, तो वो नहीं लेना है। मतलब आपको वो खुद दिखेगा अपने वीकली कि आप कितना गलत कर रहे हो हम्म प्रिपरेशन के साथ। और मेरा ये भी मानना था कि क्योंकि आप एक राइट कॉज के लिए पढ़ रहे हो तो चीट नहीं करना चाहिए उस पूरे प्रोसेस में। मतलब हम्म अगर आप कुछ सही इंटेंशन के लिए पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट वो आपके प्रोसेस में भी झलकना चाहिए, उसमें चीटिंग मत करो। हम्म तो वो एक पॉइंट था जो हमेशा, कि क्यों स्टार्ट किया था, कि क्यों स्टार्ट किया था, क्यों जॉब छोड़ी थी, क्यों आई थी यहाँ पे, क्यों सोचा था, वो सब हम्म सोचो और फिर से पढ़ो। तो एक वही चीज वापस ला सकता है कि स्टार्ट क्यों किया था। वो रीजन अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो टिक ही नहीं पाओगे। तो नहीं ये हो पाता। यही गेम है। तो आप कहते हो मैं बहुत स्ट्रेस रहती थी और मैं बहुत सोचने लगती हूँ, कई बार बहुत स्ट्रेस रहती हूँ, भाई पापा भाई सबको ये पता है। तो आप क्या करते थे अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए? व्हाट वर योर हॉबीज? और जैसे एक्सरसाइज आपने एक बताया, उसके अलावा आप क्या करते थे जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहते थे? एक तो मेरे को ऐसे में भाई से बात करने से मेरा स्ट्रेस बहुत रिलीज होता है, क्योंकि वो काफी ऐसा जोवियल काइंड ऑफ है, जोक्स क्रैक करता है ये वो, तो आपको काफी वो आपका मूड अपलिफ्ट कर देता है। या पापा से मम्मी से भी बात करने से होता है। दोस्तों से हम उतना ज़्यादा बात नहीं करते थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे को लगता था सारे अपने फील्ड में सेटल्ड है, और काइंड ऑफ हम अनसेटल्ड है अभी, तो वो कुछ मैच नहीं होता था फ्रिक्वेंसी उस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उतना बात नहीं करते थे, दो दे वर ऑलवेज देयर अगर कभी भी हम कॉल करना चाहे तो। उसके अलावा बैडमिंटन खेल लिया, डांस कर लिया। गाने तो मेरे रूम में आई थिंक हमेशा ही बजते रहते हैं, गाना के हम्म। बिना पढ़ाई ही नहीं होता है। तो एक सॉलिट्यूड में मेरा गाना ही रहता था कि हाँ एक है कोई घर में। मोटिवेशन क्या था प्रिया? क्या मोटिवेशन? बहुत जो, जब एकदम वर्स्ट में होते थे ना हम, जब लगता था कि यार क्या ही हो रहा है, तब वापस ट्रैक पे कैसे आते थे अपन? क्या करते थे ऐसा? एक एक दिन मेरे एक अंकल मेरे को कॉल किए थे, आधा एक घंटा वो पूरा बता रहे थे कि मेरा बेटा यहाँ पे काम करता है, या मेरे दूर के रिश्तेदार, उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं, उसको इतने मिलते हैं, उसको 2 करोड़ मिलते हैं। पूरा वो बताए, और उस दिन जो हम उनको बोले थे आई थिंक हम वही फील करते थे कि कुछ लोग पैसे के लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ लोग कुछ और अचीव करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो क्योंकि इन लाइफ फैमिली में बहुत ज़्यादा मेरे पैसा था नहीं, तो बहुत ज़्यादा पैसे की मेरे को आदत भी नहीं है। तो अगर किसी दिन आ भी जाएगा तो आई डोंट नो उसका करना क्या है। तो हम बोले कि उतना पैसा मेरे को कमाने का कभी ज़्यादा शौक ही नहीं था, मेरे को था कि एक डिसेंट होना चाहिए टू सस्टेन योर लिविंग। और उसके अलावा जो अदर्स है कि आप किसी का हेल्प कर रहे हो, या आपके काम से कुछ कुछ तो आप चेंजेस ला पा रहे हो। कोड करके मेरे को अपना कुछ दिखता नहीं था कि उससे क्या चेंज हो रहा है। एक बटन ऐड हो जाता था मेरे कोडिंग से, तो आई डोंट नो मेरे को उतना बड़ा वो चेंज लगा नहीं। तो मेरे को लगा कि कुछ थोड़ा दिखने वाला चेंज अगर कर पाए तो यही रहेगा। और मेरे को हमेशा पता था कि मेरा इंटेंशन सही है। मतलब लोग पर्क्स डिस्कस करते हैं कि आईएएस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर को क्या मिलता है, क्या मिलता है, मेरे को अभी तक नहीं पता है। को सैलरी भी नहीं पता कि स्टार्टिंग क्या मिलता है ना आपको मेरे ये को। भी नहीं पता लवासना कब जाना है दोबारा? ये भी नहीं पता है आपको? मेरा बस है कि हाँ मेरे को ये बनना है, उसके बाद मेरे को ये सब काम करने मिलेगा। और मेरे को पता है कि वो काम करने में मेरे को मजा आएगा, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं रहता है कि कभी ऐसा होगा कि उस चीज में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो मेरा एरिया है और उसमें मेरे को पूरा टाइम मजा आएगा। कि मेरे को कोई बोलता है कि आईआरएस भी बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, आई अग्री। बट हम नहीं कर पाएंगे शायद वो जॉब। मेरे को है कि मेरे को चाहिए एट द एंड ऑफ द डे आईएएस या आईपीएस जो कि ऑन फील्ड जा रहा है, ऑन फील्ड काम कर रहा है,
नॉट अ लेडी लाइक जॉब ऐसा लोग बोल सकते हैं तो आईपीएस होना या ये सब होना, बट आई थिंक कि मेरे को वैसे ही लाइफ पसंद है। डेस्क पे बैठे रहना ये नहीं करना है, बस ये भी एक डर था कि प्रिया, लास्टली डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। सोशल मीडिया, खासतौर पे इंस्टाग्राम नहीं छूट रहा, फेसबुक नहीं छूट रहा, ट्विटर नहीं छूट रहा, उसको भी, टेलीग्राम को भी वो लोग चैट बना देते हैं, जिसका ढंग से यूज नहीं करते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया की आदत है, बचपन से सोशल मीडिया चला रहे हैं और अचानक कह दिया गया सोशल मीडिया छोड़ दो, तो वो कहीं ना कहीं वो डोपामिन ढूंढ लेते हैं किसी भी ऐप में। यूट्यूब में भी वो टाइम वेस्ट कर लेते हैं रील्स देख के और उन्हें करना है। तो ये डिस्ट्रैक्शन एक तो सोशल मीडिया, दूसरा आपने ऑलरेडी बता दिया मॉल्स, सीपी वगैरह वगैरह, ईटीसी ईटीसी। आप कैसे अवॉइड करती थी और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या बोलोगे, कैसे अवॉइड करें? व्हाट्सएप तो मेरे पास नहीं है 3 साल से अब। अभी भी नहीं है इनके पास व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप तो नहीं है मेरे पास। हटाने का रीजन कुछ और था, बट अब मेरे को पीसफुल लगता है कि लोग पिंग नहीं करते। हटाने का रीजन ये था कि लोग पूछते रहेंगे कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसा चल रहा है, इतना आंसर करने का मेरे को आदत नहीं है, तो हम व्हाट्सएप हटा दिए। इंस्टाग्राम मोस्टली मेरा डीएक्टिवेटेड रहता है, बट मोस्टली जब मेंस खत्म होता है और जब 1-2 महीने थोड़ा कुछ काम नहीं होता लाइफ में, तभी मेरा 1-2 महीना इंस्टाग्राम एक्टिव होता है। फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर डीएक्टिवेट हो जाता है। फेसबुक तो हम ऐसे भी यूज ही नहीं करते, वेस्ट ऑफ। कोई नहीं करता है। फेसबुक का तो वो है नहीं, और टेलीग्राम पे भी सारे चैनल्स, सारा जो भी ये सब म्यूटेड रहता है। जो देखने का मन करता है खुद जाके देख लेते हैं कि अच्छा इसमें कुछ काम का आया है या नहीं। बाकी सब मुंह माया ही है, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। अभी मेरा इंस्टाग्राम हम 1 महीने से एक्टिवेट था, कल ही डीएक्टिवेट किया है कि बहुत हो गया। तो प्रिया, पता नहीं, हाँ, मेरे को आसान लगता है ये ऑन ऑफ हो पाना सोशल मीडिया से, अपने अकॉर्डिंग वो ऑन ऑफ हो जाओ। ऐसे भी हाँ, कोई ऐसा आपके लिए बैठा नहीं है सोशल मीडिया पे कि आप नहीं रहोगे तो कुछ तूफान आ जाएगा। ठीक है, एक ओपिनियन कम रहेगा सोशल मीडिया पे, मत चलाओ। ठीक है। प्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया एंड लव्ड योर ज़ील, आपकी जो एनर्जी है एंड द वे यू आर, द क्लैरिटी है थॉट प्रोसेस में, इतना कि यही करना है और आईएएस आईपीएस ही बनना है, बिकॉज वाई भी क्लियर है और सब पता है कैसे करना है। आई एम वेरी श्योर आप बनोगे, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आउट योर टाइम टू यूपीएससी एस्पिरेंट्स, टू सिविल डेली, और अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रैटेजी सब कुछ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रिया। थैंक यू साकिब, थैंक यू। It was a pleasure talking.